गाइस 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 कसकाई। यस भाई और बहनों, शुरू करें क्या कैपिटल गेन का अपना आज का सेशन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कैपिटल गेन का सुपर रिवीजन। मैं ज्यादा आजू बाजू की बातें नहीं करूंगा बिकॉज आई नो कि तुम लोगों को ये लास्ट डे के लिए रेफर करना होता है। बिल्कुल हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। मैं डाउट्स नहीं ले सकता ये सेशन के अंदर। मैं एक सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस एंटायर चैप्टर इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, बट बहुत डेप्थ में हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ना दोस्तों, हम लोग ने अभी तक काफी सारे ये क्या सुपर रिविजन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। देन इन दैट केस अगर अच्छे लगे होंगे तो अच्छे लगे होंगे तो आई होप नेक्स्ट भी तुम लोग देखोगे, और ये भी अच्छे से देखना। जो भी रिकॉर्डेड मोड में देखने वाला है, थोड़ा सा स्पीड कम करके देखना, काफी अच्छा तुम लोगों को फायदा होगा। और इसके बाद तुम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जाओ, तुम लोगों को एक एक क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन जो है वो उसके सबसे पहला देखा तो चार्जिंग सेक्शन आता है। चार्जिंग सेक्शन सेज दैट कि अगर तुम्हारा कौन सा इनकम तुझे अगर मिला होगा तो वो कैपिटल गेन के अंदर कभी टैक्स होगा। दो तीन चीजें तुम लोगों को समझनी है। सबसे पहली चीज, देर हैज टू बी अ ट्रांसफर। क्या बोला उन्होंने? देर हैज टू बी अ ट्रांसफर, एंड दैट ट्रांसफर हैज टू बी ऑफ अ कैपिटल असेट। दैट ट्रांसफर हैज टू बी ऑफ अ कैपिटल असेट। अगर वो कैपिटल असेट का ट्रांसफर हुआ होगा, देन इन दैट केस उस पर टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस। हेलो हेलो, इज इट प्रॉपर नाउ? वॉइस किधर चला गया? ठीक है, मैं वापस स्टार्ट। पहले से ही नहीं आ रहा था क्या वॉइस? ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, स्टार्ट करते, वापस स्टार्ट करते। यस। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहले आता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन लिखा है सेक्शन नंबर 45(1) के अंदर। सेक्शन नंबर 45(1) के अंदर उन्होंने बोल के रखा है, देयर हैज टू बी अ कैपिटल असेट एंड सच कैपिटल असेट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड। बराबर। तो दो डेफिनेशन हम लोगों को देखने पड़ेंगे, भाई कैपिटल असेट क्या होता है, और दूसरा डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर क्या होता है। बराबर। नाउ कैपिटल असेट अगर वो ट्रांसफर हुआ, देन इन दैट केस जो साल में ट्रांसफर हुआ वो साल में तुम लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। एकदम बराबर। नाउ फर्स्ट देखते हैं सर, कैपिटल असेट क्या होता है। कैपिटल असेट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब मेरे पास कौन सा भी असेट होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है या बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, इट डज नॉट मैटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट। बराबर। इसके अंदर इंक्लूड्स भी आता है, इंक्लूड्स एफ आई आई, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफ आई आई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो सिक्योरिटीज हेल्ड किया है वो भी कैपिटल असेट के अंदर आ जाती है, और यूलिप तुम लोगों को नहीं किया तो भी चल जाएगा। चलो ठीक है। देर आर सर्टन पॉइंट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा तो स्टॉक इन ट्रेड, अभी स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट बिकॉज उसका ऑलरेडी टैक्स लगता है पीजीबीपी के अंदर। इसकी वजह से कैपिटल गेन के अंदर तो उनको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। दूसरा बात किया पर्सनल इफेक्ट्स, याद कर रखना पर्सनल इफेक्ट्स मतलब क्या। फॉर एग्जांपल ये चश्मा हो गया, ये टी शर्ट हो गया, या फॉर एग्जांपल घड़ी हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर पर्सनल इफेक्ट्स। गाड़ी हो गया, तो पर्सनल इफेक्ट्स अगर बेचा तो वो कैपिटल असेट नहीं माना जाता है, ये चीज याद रखना। बट पर्सनल इफेक्ट्स के केस में देर आर सर्टन केसेस जो पर्सनल इफेक्ट्स होते हुए भी उस पर कैपिटल गेन लगेगा, मतलब कैपिटल असेट माना जाएगा। नंबर वन, इन केस ऑफ ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अगर ये पर्सनल इफेक्ट्स अगर होंगे, देन इन दैट केस उस पे तो कैपिटल असेट माना जाएगा और उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। बराबर है ना? इधर ना रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में उन्होंने बात की। ओके, और एक चीज है कि इवन दो पर्सनल, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट एंड कैपिटल गेन विल बी एप्लीकेबल। ठीक है ना? दो तीन एग्जांपल्स लिखे कि भाई सिल्वर यूटेंसिल होगा तो क्या करेंगे। भाई अगर सिल्वर यूटेंसिल होगा तो नो कैपिटल गेन टैक्स। बराबर। गोल्ड बार, सिल्वर बार यूज फॉर पूजा बार बार, देन इन दैट केस कैपिटल गेन लग जाएगा।
सिल्वर यूटेंसिल पे नहीं लगता है, पर अगर वो गोल्ड यूटेंसिल होगा तो उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा, याद रखें। ठीक है? बाद में टीवी, कार, मोबाइल उस पे भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। बराबर? ना और एक चीज़ तुम लोग जो भी ये भी तुम लोग जब ये लेक्चर देखोगे, तुम्हारे पास जो भी बुक होगा ना, यू कैन जस्ट कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू। कंटेंट तो सब में सेम ही रहेगा, जब अलग नहीं कुछ भी। ठीक है? ओके। नाउ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी कैपिटल असेट के डेफिनेशन से उन्होंने बाहर निकाला। नाउ सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मतलब एनीथिंग अदर देन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो क्या बन जाएगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगा। क्या बात है, मस्त है। तो सर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है? उसको उन्होंने डिफाइन किया। तो उन्होंने जब डिफाइन किया तो उन्होंने ऐसा बोला कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आइडेंटिफाई करने के पहले ये सीखो कि अर्बन एरिया क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के अंदर तुम्हारा अगर पॉपुलेशन इज 10,000 से ज्यादा, इक्वल टू मोर देन 10,000 लोगों का अगर पॉपुलेशन होगा इन दैट एरिया, तो वो एरिया को हम लोग अर्बन एरिया बोलेंगे। बराबर? अगर तुम्हारा पॉपुलेशन, अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख, तो हम लोग ये एरिया को एक्सटेंड करके ये कितना लेके जाएंगे? अप टू 2 किलोमीटर लेके जाएंगे। अप टू 2 किलोमीटर इसका एरिया बढ़ेगा। वो एरिया का सरकमफरेंस देखा जाएगा। अभी ये जो सरकमफरेंस है, ये सरकमफरेंस में अगर तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख होगा, तो ये पूरा एरिया क्या माना जाएगा? अर्बन एरिया माना जाएगा। एकदम बराबर। ओके। तो अगर तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लैक्स, तो तुम्हारा जो एरिया है वो और एक्सटेंड होके कितना होगा? और तुम्हारा कितना एक्सटेंड किया जाएगा मालूम है? वो तुम्हारा एक्सटेंड किया जाएगा 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर। तो अप टू 6 किलोमीटर अगर मैंने बात किया, और अगर तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लैक्स होगा, देन इन दैट केस दिस एंटायर एरिया विल बिकम व्हाट? अर्बन एरिया। और उसके अंदर अगर तुम्हारा लैंड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोला जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लैक्स, देन इन दैट केस और भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, और उसका जो पूरा सरकमफरेंस का एरिया है, वो एरिया को हम लोग क्या मानेंगे? अर्बन एरिया मानेंगे। तो ये कितना एक्सटेंड करेंगे? अप टू 8 किलोमीटर। और पॉपुलेशन की मोर देन 10। इफ इन दैट एरिया मोर देन 10 लाख का पॉपुलेशन होगा, इफ इट इज अप टू 8 किलोमीटर, देन इन दैट केस ये पूरे के पूरे एरिया को क्या बोला जाएगा? अर्बन एरिया बोला जाएगा। तो सर अगर मेरा किधर भी लैंड इधर लोकेटेड होगा, तो इफ माई लैंड इज लोकेटेड समवेयर हियर, देन इन दैट केस इसको हम लोग रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इन द अर्बन एरिया। एकदम परफेक्ट। अगर इसका तुम लोगों को एग्जांपल देखना होगा ना, देन इन दैट केस मेरे यूट्यूब पे ही कैपिटल गेन का एक प्रैक्टिस बैच का सेशन है, बहुत डिटेल्ड है। दो लेक्चर्स लिए थे मैंने, 4-4 घंटे के, 8 घंटे का पूरा सेशन है कैपिटल गेन का, वो देख लेना। उसमें मैंने एग्जाम्पल भी तुम लोगों को ड्राफ्ट करके बता दिया है। ठीक है? पर ये रिविजन लेक्चर है, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को इधर मालूम होगा ही। ठीक है? तो कैपिटल असेट में क्या क्या नहीं आता है? कैपिटल असेट में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता है, पर्सनल इफेक्ट्स नहीं आता है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आता है, पर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भाई आ जाता है कैपिटल असेट के अंदर। ओके। उसके बाद जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक गोल्ड बॉन्ड हो गया, बाद में स्पेशल बेरर बॉन्ड हो गया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गया, उस पे क्या किया जाता है? उस पे वो भी अगर मैंने सेल किया होगा तो कैपिटल असेट बेसिकली वो नहीं माना जाता है, तो कैपिटल गेन भी उस पे नहीं लगता है। एकदम परफेक्ट है। नाउ ये कैपिटल असेट का तो डेफिनेशन हो गया। नाउ आई विल गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। नाउ ट्रांसफर के सब डेफिनेशन के पॉइंट्स ना हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो जो जो आगे जाके पढ़ने वाले हैं वो मैं इधर नहीं समझाऊंगा। ठीक है? ट्रांसफर मतलब क्या? सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रेलिंक्विशमेंट ऑफ द असेट हो गया। मेरे पास एक राइट था, वो मैंने राइट क्या कर दिया? रेलिंक्विश कर दिया या एक्सटिंग्विश कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर बोला जाता है। उसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन आगे जाके पढ़ने वाले हैं 45(2) के अंदर, अलाउिंग पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब अलग है। मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है? मैंने हाउस प्रॉपर्टी तुझे बेच दिया, तेरे से मैंने पैसा ले लिया, मैंने तुझे घर का चाबी दे दिया, बट अग्रीमेंट के ऊपर ऐसा कुछ तो फॉर्मेलिटी बाकी है जिसके वजह से अभी तक पूरा का पूरा ट्रांसफर अभी तक हुआ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने तुम लोगों के साथ अग्रीमेंट किया, मैंने तुझे चाबी दिया, पोजेशन दिया, तूने मुझे पैसा दिया, एवरी डैम थिंग इज डन, जस्ट दैट वो अग्रीमेंट के ऊपर या फिर रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक छोटा सा साइन बाकी है, वो साइन अभी तक नहीं हुआ है, वो फॉर्मेलिटी की वजह से एक्चुअल ओनरशिप ट्रांसफर होना बाकी है। सो कैन आई से कि नहीं नहीं नहीं, जब तक वो नहीं होता है तब तक मैं कैपिटल गेन नहीं भरूंगा, तो ऐसा उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ओनली,
मतलब इवन दो सम स्मॉल पार्ट्स आर लेफ्ट, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, ट्रांसफर, और मेरे हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट। और ये चीज हम लोग ने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर की भी देखा था, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी देखा था कि ये ट्रांसफर माना गया, मतलब वो तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया ऐसे मानेंगे। तो कैपिटल गेन के केस में मेरे हाथ में तो कैपिटल गेन लग जाएगा। अभी तुम लोग जो हो ना, तुम लोग अभी तुम्हारे एक्चुअली तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी हुआ है क्या? नहीं हुआ है, बट स्टिल यू विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये तुम लोग ने देखा होगा सेक्शन नंबर 27 के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर तुमने नहीं पढ़ा है, सेक्शन नंबर 27 जाके पढ़ो। 27 के अंदर डीम्ड ओनर के केस में यही सेम पॉइंट लिखा हुआ है। बट ये सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कैपिटल गेन के अंदर, रेसिपेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 के अंदर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना, मतलब जो सोसाइटी के फ्लैट्स होते हैं, वी आर नेवर द ओनर्स ऑफ द फ्लैट। ओनर हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी ही होता है। वी आर जस्ट द शेयर होल्डर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग? तो इधर कभी भी कोई भी पर्सन ओनर नहीं होता है। तो अगर मैंने मेरा वो हाउस प्रॉपर्टी किसी को बेच दिया, तो मैं बोल सकता हूं क्या मैं उस पर कैपिटल गेन नहीं पे करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, तुझे ही कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, इवन दो यू आर नॉट द ओनर। अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सर? जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड वेयर द कंपनी इश्यूज द बॉन्ड एट अ डिस्काउंट, इश्यूज द बॉन्ड एट अ डिस्काउंट टू दिस पर्सन। तो ये बंदा कितना पे करता है समझ? 70 रुपीज पे करता है। और रिडम्पशन के टाइम पे एट पार रिडम्पशन होता है, 100 रुपीज। सो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ऑलवेज रिमेंबर, जीरो कूपन बॉन्ड्स में कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। एकदम बराबर। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो हम लोग इसके पर्सपेक्टिव से बारे में बात कर रहे हैं। ये जो इसका पर्सपेक्टिव है ना, मतलब मुझे बताओ इसका खर्चा 70 का हुआ और उसको मिला कितना? 100। मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपीज। इस पे क्या लगेगा दोस्त? कैपिटल गेन लगेगा। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। तो ये क्लियर हो गया। सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स? कैपिटल असेट्स के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। सर हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट? हमेशा याद रखना, उन्होंने एक पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में बात की है। अगर तुम लोगों का अगर कौन सा भी असेट, यू हैव हेल्ड दैट असेट फॉर मोर देन 24 मंथ्स, क्या बोला मैंने? मोर देन 24 मंथ्स, देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म। और अगर अप टू 24 मंथ्स होगा तो इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। एकदम बराबर। बट इसका एक उन्होंने एक्सेप्शन लाया, और एक्सेप्शन में बोला कि कभी कभी कुछ कुछ केसेस के अंदर हम लोग 12 मंथ्स नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ, सॉरी 24 मंथ्स नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ 12 मंथ्स ही कंसिडर करेंगे। 24 मंथ्स नहीं, 12 मंथ्स ही कंसिडर करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। और उसका एग्जाम्पल है जूस। जेड मतलब क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। यू मतलब क्या? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। एंड एस मतलब क्या? सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जेड मतलब क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। यू मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ यूटीआई। एस मतलब सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इन ये अगर मैंने खरीद परचेज किया होगा, अगर बेचना होगा, मेरे लिए टाइम लिमिट कितना है पीरियड ऑफ होल्डिंग का? 12 मंथ्स। तो यही हम लोग ने इधर देखा है। 12 मंथ्स के केस में जूस के लिए जेड इधर आ गया, यू इधर आ गया, एंड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इधर आ गया। एंड इन ऑल द अदर केसेस द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज गोइंग टू बी व्हाट? 24 मंथ्स। एकदम परफेक्ट एवरीबडी, परफेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि सर अगर मुझे कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करना होगा, तो सर कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करने के लिए मैं मतलब कैसे क्या फॉर्मेट क्या होता है? सेक्शन नंबर 48 के अंदर वो फॉर्मेट के बारे में बात किया है। आई ऑलवेज से दिस दैट देयर आर 4 पिलर्स व्हाइल कंप्यूटिंग दिस इनकम। नंबर वन, दिस इज गोइंग टू बी आवर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पिलर नंबर वन। पिलर नंबर टू, हम लोग रिड्यूस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस एंड हम लोगों को मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग पिलर नंबर 3 माइनस करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड पिलर नंबर 4 माइनस करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वन में से तीनों पिलर्स माइनस किए, 2 3 4, आई विल गेट द आंसर एज कैपिटल गेन्स। एंड ऑन द बेसिस वेयर इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 or 12 months, if it will be considered as long term, otherwise it will be considered as short term. अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, परफेक्ट है। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊं, एक लैंड है और लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, और लैंड बिल्डिंग दोनों बेच दिया।
कभी भी याद रखना, अगर दोनों का अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, देन इन दैट केस लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का अलग अलग कंप्यूटेशन करना, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स होता है एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स होता है। लैंड का परचेज प्राइस इज डिफरेंट, बिल्डिंग का परचेज प्राइस इज डिफरेंट। इसके वजह से ऑलवेज रिमेंबर, इफ बोथ द थिंग्स आर मतलब बोथ द पॉइंट का इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो काम करना, लैंड को अलग ट्रीट करना, बिल्डिंग को अलग ट्रीट करना। परफेक्ट एकदम। तो ये मैंने इधर बता दिया। देर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। सब लोग ध्यान देना, इंडेक्सेशन बेनिफिट का एक कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, इट इज गिवन इन सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन नंबर 48। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देते हैं टू दिस कॉस्ट। ठीक है। नाउ सर, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को एप्लीकेबल होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे एप्लीकेबल होता है। सर, इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैंने कुछ चीज 2004 में परचेज किया होगा और अगर मैं वो चीज आज बेच रहा हूं, तो यूजुअली व्हाट वी शुड डू इज, सेल कंसिडरेशन तो नॉर्मल आ जाएगा, उसमें से माइनस करता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर वो तो मैं 2004 में परचेज किया था 1 लाख रुपीज में, पर वो 1 लाख रुपीज का वर्थ 2004 का था। डोंट यू थिंक आज का वर्थ वो 1 लाख का ज्यादा होगा? तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, मतलब क्या, इंडेक्स करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? और वी विल यूज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के फिगर्स विच आर गिवन इन द एग्जाम। ठीक है, ओके। तो सर क्या क्या इंडेक्स होगा, मैं तुम लोगों को बताऊं। इंडेक्सेशन के लिए तुम लोगों का सब कुछ इंडेक्स होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी इंडेक्स होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इंडेक्स होगा, बराबर। तो सब लोग इधर ध्यान देना, इंडेक्सेशन करते वक्त कैसे करेंगे सर, इंडेक्सेशन करते वक्त इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू, नॉर्मल सिंपल चीज कि देखो, योर एक्चुअल कॉस्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, योर एक्चुअल कॉस्ट इनटू न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी द ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड डिनोमिनेटर विल बी द CII इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एकदम बराबर। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने खर्चा किया इनटू CII इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एकदम परफेक्ट। बट कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने परचेस किया है प्रायर टू 1401, तो पहले क्या करेंगे मालूम है हम लोग, सबसे पहले इफ द असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401, सबसे पहले हम लोग एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, ये एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे FMV एज ऑन 1401 से। सो विच एवर इज हायर का एक अमाउंट आएगा, सो विच एवर इज हायर का जो भी अमाउंट आएगा, दिस इज द वैल्यू एज ऑन 1401, बराबर, इनटू CII इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर and upon CII for the year 0102, because this is the base year. I hope nobody is doing this for the first time. ठीक है, okay. So I hope you are understanding everything, because मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ये पॉइंट पे, बट समझा होगा तो अच्छा है, मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो और एक चीज बताता हूँ, मैं इंप्रूवमेंट का बात करता हूँ। सर इंप्रूवमेंट में भी सेम होगा क्या? यस, इंप्रूवमेंट में भी सेम होगा। तो जो भी इधर अगर इंप्रूवमेंट का बात किया, तो जो भी एक्चुअल इंप्रूवमेंट का खर्चा किया इनटू CII इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII इन द ईयर इन विच तुम लोग ने इंप्रूवमेंट किया। बट अगर इंप्रूवमेंट प्रायर टू 1401 किया होगा, इंप्रूवमेंट इज डन प्रायर टू 1401, यू आर गोइंग टू इग्नोर इट। तुम लोग क्या करोगे? इग्नोर करोगे अगर तुम लोग ने इंप्रूवमेंट कभी किया है प्रायर टू 1401, उसको हम लोग इंडेक्स नहीं करेंगे। चलो ठीक है। तो सर मुझे एक बात बताओ, ये इंडेक्सेशन के CII किधर लिखे होंगे? वो तुम लोगों को एग्जाम के अंदर दिए होंगे, बट तुम लोगों को लेटेस्ट CII याद रखना है। 25-26 का इट इज 376 एंड 0102 का इट इज 100। स्टिल दिस विल बी गिवन इन द एग्जाम, दिस विल बी गिवन इन द एग्जाम, बट जस्ट बता रहा हूं, लेटेस्ट याद रखो 376 और सबसे पहला याद रखो 100। ठीक है, बट मजे की बात तो ये है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो होता है ना, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी एप्लीकेबल ही नहीं होता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी एप्लीकेबल ही नहीं होता है, इट हैज बीन रिमूव्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 23/7/2024। इसका मतलब मैंने कभी भी कुछ भी परचेस किया होगा, 2001 में भी अगर परचेस किया होगा ना कुछ चीज, इन दैट केस मैं सेल कंसिडरेशन से उतना ही फिगर क्या करूंगा, माइनस करूंगा। मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा। 23/7/24, रिमेंबर दिस मैजिकल डेट। ठीक है, उसके बाद
बात करते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 48, दैट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। कैपिटल गेन इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, सब लोग ध्यान देना क्या होता है। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट होगा, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट, इसका कुछ कुछ भी क्वेश्चन नहीं है तो एक बार पढ़ के रखेंगे सिर्फ। असेसी कौन है? एक नॉन रेजिडेंट है और एक फॉरेन कंपनी है। असेसी शुड बी, असेट शुड बी द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। उसके पास क्या है? इंडियन कंपनी के क्या है? शेयर्स और डिबेंचर्स है, बराबर। नाउ अभी ये जो असेट्स है, सच असेट वाज अक्वायर्ड इन द फॉरेन करेंसी। ये जो असेट्स है उसने क्या करना चाहिए? फॉरेन करेंसी में अक्वायर करना है, ठीक है। नाउ कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। कभी भी एक नॉन रेजिडेंट के पास इंडियन शेयर होगा और वो शेयर उसने अगर फॉरेन करेंसी में परचेज किया होगा और वो अगर उसको बेचना होगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर कैलकुलेशन शुड बी इन फॉरेन करेंसी, बराबर। तो अगर तुम लोगों को इंफॉर्मेशन आईएनआर में दिया होगा तो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा मालूम है? स्टेप नंबर 1 इज इनटू कन्वर्ट देम इनटू फॉरेन करेंसी। पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो। स्टेप नंबर 2, एक बार फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट कैपिटल गेन्स, ठीक है। ये कैपिटल गेन आने के बाद तुम लोग क्या करो, ये तो कैपिटल गेन किस में आएगा? फॉरेन करेंसी में आएगा। अभी अपने को करना है रिकन्वर्जन। सो रिकन्वर्ट फॉरेन करेंसी, सॉरी, रिकन्वर्ट फॉरेन करेंसी इनटू आईएनआर। ये तुम लोगों को 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। नंबर वन कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी। नंबर स्टेप 2 कैलकुलेट द कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। जो भी कैपिटल गेन आएगा वो तुम्हारा फॉरेन करेंसी में आएगा और फॉरेन करेंसी का अमाउंट तुम लोग क्या करोगे? आईएनआर में बाद में कन्वर्ट करोगे। सर हम लोगों को इधर 2 बार फॉरेन करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज लगेंगे, स्टेप नंबर 1 आईएनआर टू फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने के लिए। तो सर वो क्या करेंगे? देखो इधर तुम लोगों के पास 4 पिलर्स होते हैं, बराबर। उसमें क्या मेन क्या होता है? सेल कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इधर देखो, अभी सेल कंसिडरेशन के लिए सर मैं क्या कौन से रेट से कन्वर्ट करूंगा? तो वो करूंगा एवरेज ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट ऑफ एसबीआई। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। ये इसका एवरेज ले लो। तो सेल कंसिडरेशन जो आईएनआर में हुआ होगा वो हम लोग क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे डॉलर में अमाउंट मिलेगा। एक्सपेंसेस के केस में भी सेम आएगा, एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो मुझे वापस डॉलर में ट्रांसफर एक्सपेंस मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगेन एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर बट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जब हम लोग ने प्रैक्टिस बैच के अंदर इस पे क्वेश्चन किया हुआ, याद करो, एक हैंडमेड क्वेश्चन था, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे वापस, बराबर है। तो जो भी मुझे अमाउंट मिलेगा वो कैपिटल गेन का अमाउंट मिलेगा इन डॉलर्स। तो ये जो डॉलर का फिगर मिला है हम लोगों को रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू आईएनआर, और ये हम लोग कैसे करेंगे? यूजिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये तुम लोगों को याद रखना है, बराबर एकदम। आगे बढ़ते हैं क्या? सेवेंथ प्रोवाइज टू सेक्शन नंबर 48, एवरीबडी पे अटेंशन। अगर मेरे पास कौन से शेयर्स मैंने परचेज किए हैं और वो शेयर्स मुझे बेचने हैं, भाई एकदम सब लोग इधर ध्यान देना। अगर मेरे पास शेयर्स होंगे, वो शेयर्स अगर मैंने परचेज किए हैं और वो अगर शेयर्स मुझे बेचने होंगे, तो whenever I will sell those listed shares on a recognized stock exchange, at that point of time, boys and girls, please remember one thing, मुझे STT पे करना पड़ता है, that is Securities Transaction Tax। जो भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, द क्वेश्चन कम, सर कैन आई टेक अ डिडक्शन फॉर द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स? आंसर इज नो, आई कांट टेक अ डिडक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, याद रखना। चलो ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बात करते हैं। कुछ कुछ केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? एकदम सिंपल बात। अभी पहले बात करते हैं गुडविल ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सब केसेस में याद रखना अगर वो एक सेल्फ जनरेटेड होगा तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज गोइंग टू बी जीरो। बट अगर वही गुडविल और ब्रांड नेम और वॉटेवर अगर वो मैंने परचेज किया होगा, तो जो भी मेरा परचेज प्राइस होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। से फॉर एग्जांपल मेरा महाजन वर्चुअल्स का एक गुडविल है, वो मैंने सेल्फ जनरेट किया हुआ है, वो मैंने गुडविल बी को बेच दिया फॉर 50 करोड़ रुपीस। तो ए जो है वो ए कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा। कैपिटल गेन विल बी, एफवीओसी विल बी 5 करोड़, बट माय एक्चुअल कॉस्ट विल बी जीरो बिकॉज इट इज सेल्फ जनरेटेड।
सो मेरा आंसर कितना मिलेगा? 50 करोड़। नाउ बी ने क्या किया? बी ने वही जो महाजन वर्चुअल्स का गुडविल था वो आगे सी को बेच दिया और कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में बेचा। तो कैन आई से एफवीओसी फॉर बी इज गोइंग टू बी व्हाट? 1.5 करोड़। बट व्हाट विल बी द कॉस्ट? कॉस्ट विल बी 50 करोड़ रुपीज। सॉरी 1.5 करोड़, ये 50, ठीक है चलो 150। मैं क्यों कम करूं अपने वैल्यूएशन? हाँ ठीक है 150 करोड़ एफपीओसी, उसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे? जो एक्चुअल कॉस्ट उसने खर्चा किया था फॉर परचेसिंग द गुडविल, तो उतना माइनस करके 100 करोड़ विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन फॉर। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? परफेक्ट। बोनस शेयर्स का याद रखना, बोनस शेयर्स कभी भी भाई फ्री में ही मिलते हैं, तो हमेशा कॉस्ट तो जीरो ही होना चाहिए। बट उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा बोनस शेयर मिला होगा तो आइडियली तुम्हारा कॉस्ट तो जीरो ही होना चाहिए। बट इफ यू हैव अक्वायर्ड द बोनस शेयर्स प्रायर टू 1401 और वो अगर तुम लोग बेच रहे हो, तो कैन आई से हम लोग ने देखा था इफ द असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 वी विल ऑलवेज कंसिडर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर। एकदम बराबर। तो देखो एफएमवी एज ऑन 1401 और एक्चुअल कॉस्ट, सो कैन आई से माय एक्चुअल कॉस्ट विल ऑलवेज बी जीरो एंड एफएमवी विल बी समथिंग, सो विच एवर इज हायर जब भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एफएमवी आएगा, बराबर ना? एंड इसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है, उन्होंने लॉ ही क्या बनाया और उन्होंने बोला कि इफ इट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 एफएमवी एज ऑन 1401 विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ। इज एवरीबडी विथ मी? इज एवरीबडी विथ मी? तो आई होप तुम लोगों को ये बोनस शेयर्स का पॉइंट समझा होगा, बराबर। सर मुझे बात बताओ कि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? सिंपल बात है, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जो दिन से मुझे बोनस शेयर्स मिले उधर से लेके मैं ट्रांसफर करता हूं उधर तक। ठीक है, मिलने से ट्रांसफर कर लेते हैं, एकदम सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट शेयर्स। देखो कभी भी याद रखो, राइट शेयर जो होता है ना वो कंपनी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है। क्या राइट देती है? कि भाई मार्केट में ये अगर शेयर्स परचेस करने के लिए गया तो तुझे 100 रुपीज लगेंगे, बट वी आर गोइंग टू गिव यू दिस दिस पर्टिकुलर शेयर फॉर 70 रुपीज। नाउ कैन आई से दिस शेयर होल्डर इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर राइट of purchasing it for 100, purchasing it for 70 rupees instead of 100? Absolutely yes. Now just everybody remember this, शेयर होल्डर जो है शेयर होल्डर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा इज द क्वेश्चन। अगर शेयर होल्डर के पास, ओके शेयर होल्डर के पास ना दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन होते हैं रादर। शेयर होल्डर कैन से यस, यस आई वांट टू बाय इट। अगर परचेस किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? 70 रुपीज, उसने जितना दिया। अगर ये शेयर होल्डर बोलते हैं नहीं 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 आई डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस राइट, मतलब मुझे चाहिए नहीं ऑप्शन, तो नॉट एप्लीकेबल। तो तेरे पास असेट है ही नहीं तो किस बात का तेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है? नॉट एप्लीकेबल। बट शेयर होल्डर के पास और एक ऑप्शन रहता है। शेयर होल्डर ये राइट को क्या कर सकता है मालूम है? रिनाउंस कर सकता है। क्या कर सकता है? रिनाउंस कर सकता है। और शेयर होल्डर कैन से ये जो राइट है वो राइट में किसको ट्रांसफर करता हूं मालूम है? ये राइट ट्रांसफर करता हूं अमित महाजन को। ठीक है, सो अमित महाजन को राइट ट्रांसफर किया। तो तुम लोग मुझे बताओ, अमित महाजन कहने से अमित महाजन विल पे 70 रुपीज टू दिस कंपनी। यस, एंड ये राइट ट्रांसफर करने के लिए अमित महाजन ये शेयर होल्डर को भी पैसा देगा, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अभी शेयर्स किसके पास आ गए? अमित महाजन के पास आ गए। तो अमित महाजन के हाथ में इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अमित महाजन के हाथ में इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? अमित महाजन के हाथ में इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज गोइंग टू बी द अमाउंट पेड टू द कंपनी दैट इज 70 एंड अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर दैट इज 10। सो अमित महाजन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज गोइंग टू बी व्हाट? 80। सुपर, बराबर, परफेक्ट एकदम। नाउ प्लीज सब लोग इधर देखो, प्लीज सब लोग इधर देखो। अमित महाजन जब भी आगे जाके वही शेयर बेचेगा तभी वो एफवीओसी जो भी होगा मालूम नहीं, पर उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेगा वो 80 माइनस करेगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो 10 रुपीज ये शेयर होल्डर को मिल रहा है ना, ये 10 रुपीज शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है? टैक्स होता है अंडर कैपिटल गेन्स। क्या होता है? टैक्स। कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होता है 10 रुपीज। एकदम बराबर। तो मैं इधर बात करता हूं, शेयर होल्डर के पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट किया तो 70 रुपीज विल बी द कॉस्ट। एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बात ही किधर आती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। अगर रिनाउंस कर दिया तो उसको कितना पैसा मिलता है? उसको मिलता है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, याद रखना।
तो शेयर होल्डर के हाथ में 10 रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और अमित महाजन के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अमाउंट पेड टू कंपनी दैट इज 70 प्लस अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर दैट इज 10, दैट इज 80 रुपीज का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमित महाजन के हाथ में माना जाएगा। And देखो, इफ अक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अमाउंट पेड टू कंपनी 70। बट अगर रिनाउंस कर दिया तो वो शेयर होल्डर है, उसके लिए जो रिनाउंसमेंट प्राइस है ना, वही क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। और जो परचेसर ऑफ द राइट है, मतलब क्या? अमित महाजन। ये जो अमित महाजन है, वो उसके लिए कॉस्ट क्या माना जाएगा? अमाउंट पेड टू कंपनी 70 एंड अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर दैट इज 10 विच इज गोइंग टू बी 80। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके। नाउ इधर थोड़ा सा फोकस करना कि और एक चीज है कि हम लोग ने बोला था इफ द असेट इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 तो एक्चुअल कॉस्ट will get compared with FMV as on 1401। Everybody agrees whichever is higher। बट अगर यही लैंड और बिल्डिंग और बोथ होगा, वो अगर प्रायर टू 1401 परचेस किया होगा, तो उसका ना थोड़ा सा अलग वे है एक्सप्लेन करने का। उन्होंने बोला कि देखो, अगर लैंड बिल्डिंग और बोथ प्रायर टू 1401 परचेस किया होगा, तो यू विल हैव योर एक्चुअल कॉस्ट। दिस एक्चुअल कॉस्ट इज यूजुअली गेट्स कंपेयर्ड विथ एफएमवी whichever is higher. But this FMV will be restricted to the extent of stamp duty value as on 1401। तो FMV और HDV whichever is lower, जो भी अमाउंट आएगा, which will be compared with your actual consideration whichever is higher। So तुम लोग ऐसे याद रखो एक्चुअल कंसिडरेशन इज गेट कंपेयर्ड विथ FMV। बट ये जो FMV है, दिस FMV शुड नॉट क्रॉस योर स्टैम्प ड्यूटी। समझ आए सब लोगों को? ओके। नाउ आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट, स्पेसिफिकली दिस पार्ट। ठीक है, नाउ हम लोग ने क्या देखा था अभी तक कि जो साल में ट्रांसफर होता है, सो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। देखो, सेक्शन नंबर 45(1) के अंदर वही लिखा था हम लोग ने कि जो साल में तुम लोग ट्रांसफर करते हो, वही साल में कैपिटल गेन भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके, बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस। एक्चुअली मैंने लिखा है 4 एक्सेप्शन, बट एक निकाल दिया उन्होंने। इसकी वजह से देयर आर 3 एक्सेप्शन। ये 3 एक्सेप्शंस मतलब क्या? जो साल में तुम लोग ट्रांसफर कर रहे हो, वो साल में तुम लोगों को वो साल में तुम लोगों को कैपिटल गेन पे करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में कभी तो कर सकते हो। तो सबसे पहला जो उसका एक्सेप्शन है, दैट एक्सेप्शन इज सेक्शन नंबर 45(2)। एवरीबॉडी विल लुक हियर। ओके, एक्सेप्शन में क्या लिखा है 45(2) के अंदर? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक कैपिटल असेट है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कैपिटल असेट। कैपिटल असेट को मैं क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ना अगर यही कैपिटल असेट को मैंने स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, तो ये तो वैसे देखा तो बुक्स में ही चेंज हो रहा है। वे मैं थोड़ी कुछ उठा के कुछ कन्वर्ट कर रहा हूं, दूसरे की इधर लेके जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बुक्स में ही चेंज हो रहा है। सो गवर्नमेंट बोलता है कि जब भी तुम लोग एक कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो ना दोस्त, देन इन दैट केस ये ट्रांसफर माना जाएगा और इस पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन लग जाएगा। बट द क्वेश्चन कम्स कि सर अगर इस पे कैपिटल गेन लगता है तो इसमें एफवीओसी क्या होगा? सर इसमें एफवीओसी क्या होगा? इसमें तो कुछ मुझे पैसा मिला ही नहीं है। तो अगर मुझे पैसा मिला ही नहीं है तो एफवीओसी क्या माना जाएगा मालूम है? जो दिन पे तुम लोग कन्वर्ट कर रहे हो, वो दिन पे अगर तुम लोग बाहर जाके वही प्रोडक्ट बेचते, कैपिटल एसेट बेचते, तो तुझे पैसा कितना मिलता? विच मीन्स एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज योर एफवीओसी। अंडरस्टैंडिंग? सो माइनस नॉर्मल करेंगे भाई, माइनस जो करेंगे वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस समझो निल है। तुम्हारा नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। नेट सेल कंसिडरेशन के बाद तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा, जो भी तुम्हारा एक्चुअल होगा माइनस कर ले, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एवरीबडी अग्रीज? तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज व्हाट? देखो, तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है? कैपिटल गेन विल बी एफवीओसी, दैट इज एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करना, एंड जो आएगा वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अभी मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं।
से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 केजी ऑफ कैपिटल असेट था, गोल्ड था समझ, और वो 100 केजी ऑफ कैपिटल असेट मैंने 100 केजी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दी, बराबर है ना। इस पे मेरा कैपिटल गेन कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से बात करेंगे। FVOC 100 केजी कन्वर्ट कर दिया, तो इसका जो समझो है 5 करोड़ रुपीस मेरा FVOC बन गया। माइनस करेंगे, कॉस्ट सीधा माइनस करता हूं मैं, और माइनस करता हूं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, दोनों माइनस करता हूं, 1 करोड़ एंड 50 lakhs। सो विच मीन्स मेरा कैपिटल गेन कितना आता है, मेरा कैपिटल गेन आया 3.5 करोड़। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। सो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, ये जो कैपिटल गेन का फिगर है ना, ये कैपिटल गेन का फिगर तुम लोगों को इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर पे करने का जरूरत नहीं है, मतलब उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर सर इधर ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर है कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ये हो रहा है ट्रांसफर, एकदम बराबर, परफेक्ट है। तो जो साल में ट्रांसफर हो रहा है, वो साल में तुम लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो सिर्फ बुक्स में ट्रांसफर हो रहा है, अभी तक मेरे को पैसा मिला भी नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेज दैट वेन एवर यू एक्चुअली रिसीव द मनी, आइडियली यू शुड पे टैक्स इन दैट ईयर। सो अभी तो मैंने स्टॉक इन ट्रेड में जस्ट कन्वर्ट किया है। नाउ कैन आई से वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने के बाद जब भी स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा तभी मेरे को पैसा मिलेगा। यस, सो कन्वर्जन के टाइम पे मुझे पैसा देने का गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है 3.5 करोड़। तो उन्होंने बोला जब भी तुम लोग स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे, वो साल में तुम लोग टैक्स देना। तो समझो कि तुम लोग ने स्टॉक इन ट्रेड बेचा फॉर 9 करोड़ रुपीस, ठीक है, तो कहने से सेल वैल्यू, मतलब समझो कि कन्वर्जन हुआ था 22-23 में, और जो स्टॉक इन ट्रेड बेचा वो 26-27 में बेचा, तो तुम लोगों को कैपिटल गेन का टैक्स कभी पे करना पड़ेगा, 26-27। चलो ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, स्टॉक इन ट्रेड के केस में सेल वैल्यू आएगा, समझो इट इज 9 करोड़। सर व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट, बिकॉज कुछ स्टॉक तो परचेस किया ही नहीं था। द कॉस्ट विल बी, जितना भी तेरा FVOC है ना, मतलब तेरा FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, वो तेरा कॉस्ट बन जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस इनकम अंडर कैपिटल गेन। सो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 5 करोड़ रुपया माइनस हो जाएगा, जो भी तुम्हारा FMV होगा, एंड मुझे क्या मिल जाएगा, PGBP का इनकम मिल जाएगा। सो PGBP के अंदर मैं 4 करोड़ पे करूंगा इन 26-27, एंड कैपिटल गेन के अंदर मैं 3.5 करोड़ पे ऊपर टैक्स पे करूंगा इन 26-27। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, परफेक्ट है। नाउ मैं तुम लोगों को बताऊं क्या, ये मैंने क्या बेचा था, मैंने 100 केजी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया, बराबर। अभी मैं तुम लोगों को और एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जब भी बेचा ना, ओके, कन्वर्ट कितना किया मैंने, कन्वर्ट किया 100 केजी, और मैंने बेचा कितना, सिर्फ 25 केजी, बराबर है। नाउ जो साल में बेचूंगा वो साल में टैक्स देना पड़ेगा, बट मैं जब भी कन्वर्ट करूंगा मैं 100% पे ही टैक्स कंप्यूट करके रखूंगा। आई विल नॉट पे टैक्स, बट आई विल कंप्यूट द टैक्स, आई विल कंप्यूट द फिगर एज इफ 100% इज सोल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, मैंने 25% सिर्फ सेल किया है। तो सो 25% कितना आता है मालूम है, वो 25% आता है, समझ कितना आता है 25%, समझ के इट इज 6 करोड़, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट में कंसिडर करूंगा ना, कॉस्ट, now will you consider entire 5 crore, will you consider entire 5 crore? No. Why no? Because मैं पूरे के पूरे वैल्यू पे टैक्स पे करने नहीं वाला हूं, मैं इसके सिर्फ 25% पे ही टैक्स पे करने वाला हूं। और इसके वजह से मैं जो इधर FVOC का FMV लूंगा ना, FMV भी मैं कितने लूंगा मालूम है, 5 करोड़ का 25%, इतना ही माइनस करूंगा, सिर्फ इतना माइनस करूंगा और मुझे PGBP का आंसर मिल जाएगा। तो PGBP का जो भी आंसर होगा वो 26-27 में पे करूंगा, और 3.5 करोड़ जो होगा वो 3.5 करोड़ के 25% कंप्यूट करूंगा और 26-27 में पे करूंगा। जितना डिटेल में मैं समझा सक रहा हूं उतना डिटेल में समझा रहा हूं, रिवीजन है तो भी, ठीक है। सो कैपिटल गेन आई होप तुम लोगों को समझा कि कैसे कंप्यूट करता है, PGBP तुम लोगों को समझा कैसे कंप्यूट करता है। अगर तुम लोग ने पार्ट सेल किया, देन इन दैट केस तुम लोगों को पार्ट पे ही कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, बट कंप्यूट एज इफ 100% कैपिटल गेन इज टू बी पेड, सो पूरा वैल्यू कंप्यूट करो एंड देन अप्लाई द परसेंटेज बिफोर डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर्स अंडर सेक्शन 54। ये चीज याद रखना, 54 के पहले तुम लोग क्या करोगे, उसको परसेंटेज यूज करोगे, जो भी परसेंट आएगा उसमें से 54 का एग्जाम्पशन हो गया माइनस करो, सब एग्जाम जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। ओके, नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 आता है CBDT सर्कुलर। CBDT सर्कुलर में बोला है 54 EC का एक पॉइंट। डू यू रिमेंबर 54 EC करके एक एग्जाम्पशन है,
और वो एग्जाम्पशंस के अंदर उन्होंने बोल के रखा है कि अगर तूने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो भी इन्वेस्ट किया है, वो तुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 50 lakhs. बट दिस इज अवेलेबल ओनली व्हेन you invest or you reinvest the figures within 6 months from the start, 6 months from the date of transfer. 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तुम लोग ने वो इन्वेस्ट करना चाहिए. बट इधर होता क्या है, इधर होता है क्या, मैं भले कन्वर्ट करके बैठा हूं 22-23 में, तो मेरे पास पैसा आया क्या, नहीं आया. तो दे आर सेइंग दैट तुम्हारे पास जब भी पैसा आया, भले ट्रांसफर ये दिन पे हो रहा है, पर 6 months विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. 6 months विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. एकदम परफेक्ट है दोस्त. चलो ठीक है. ये उल्टा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड था, और ये पीजीपी में भी पढ़ेंगे हम लोग. मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड था, मेरे पास 100 kg गोल्ड था स्टॉक इन ट्रेड का. मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल असेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, और वो कितना बन रहा है, 100 kg बना कन्वर्ट कर रहा हूं. देन इन दैट केस ये स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा हूं, तो मैं पहले पीजीबीपी के अंदर टैक्स पे करूंगा. और पीजीबीपी के अंदर कितना टैक्स होगा, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. सेम भाई सेम, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन बराबर. माइनस जो भी कॉस्ट होगा वो कॉस्ट माइनस करो, सो तुम लोगों को पीजीबीपी का इनकम मिलेगा. पर कैपिटल गेन जब भी वही असेट अगर मैंने आगे जाके बेच दिया दोस्तों, अगर वही असेट मैंने आगे जाके कैपिटल असेट बेच दिया, तो मुझे कैपिटल गेन लगेगा. तो कैपिटल गेन के अंदर एफवीओसी समझो जो भी है, एक्चुअल जो भी होगा, और मेरा कॉस्ट कितना माना जाएगा, कॉस्ट मेरा जो भी एफएमवी मेरा पीजीबीपी के अंदर टैक्स हुआ है, वो मेरा कॉस्ट माना. सेम टू सेम, सेम टू सेम. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी. सो दिस इज योर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 45(2). और एक चीज इसमें याद रखो, और एक चीज याद रखो, इंडेक्सेशन मैंने तुम लोगों को बोला था कि इंडेक्सेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ यू आर ट्रांसफरिंग द असेट ऑन और आफ्टर 23/7/2024. मैं तुम लोगों को एग्जांपल बना के देता हूं जिधर इंडेक्सेशन तो भी लगेगा. कभी लगेगा मालूम है, देखो मैंने प्रीवियस ईयर 0102 में एक असेट ट्रांसफर की, असेट परचेज किया. ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में मैंने वो कन्वर्ट कर दिया, बराबर, कन्वर्ट कर दिया. और प्रीवियस ईयर 26-27 में मैं, ओके, 25-26 में वो क्या कर दिया, सेल कर दिया. जब भी सेल किया ना, तभी तो ऑन और आफ्टर 12/3/24 ही है. तो आइडियली इस पे इंडेक्सेशन नहीं लगना चाहिए. बट ये सेल क्या हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ है. बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इधर ट्रांसफर कभी हुआ है, ट्रांसफर इधर हुआ है कन्वर्जन के टाइम पे. तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन कभी हुआ. कन्वर्जन ये दिन पे हुआ, तो कन्वर्जन इसके पहले हुआ ना, यस इसके पहले हुआ, इसके वजह से इस पे इंडेक्सेशन लगेगा. मैं यही साल में कंप्यूट करूंगा, पर इस पे इंडेक्सेशन लगेगा. ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना. भले मैं स्टॉक इन ट्रेड सेल किया 25-26 में, मैं आज कंप्यूट कर रहा हूं, पर इस पे स्टिल इंडेक्सेशन कंप्यूट करूंगा, बिकॉज कन्वर्ट तो पहले ही हो चुका था, मतलब ट्रांसफर पहले ही हो चुका था. याद रखना और एक चीज, कि तुम्हारा जो एफवीओसी होगा वो तो नॉर्मल होगा, जो भी होगा वो माइनस में जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लूंगा ना. मैं जस्ट इधर दिखाता हूं तुम लोगों को, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वॉट एवर विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट इनटू सीआईआई in the year of transfer upon CII in the year of acquisition. Acquisition कभी हुआ था, 0102 का. Now transfer कभी हुआ, it will not be of 25-26, it will be of 22-23 only. The indexation will be of 22-23 only. So CII of 22-23 will be considered and not of 25-26. हर एक छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट में. आई होप यू आर क्लियर विद 45(2). लेट्स मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 45(5). सेक्शन नंबर 45(5) के अंदर लिखा है कॉम्पेंसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन. कॉम्पेंसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन मतलब क्या, कि गवर्नमेंट ने तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी है वो क्या कर दिया, कंपलसरीली अक्वायर कर दिया. अगर गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी कंपलसरीली अक्वायर किया हुआ है दोस्तों, देन इन दैट केस गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेशन देता है. एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम. जो भी तुम लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो जो साल में तुम लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो साल में टैक्स पे किया जाएगा. ठीक है, मतलब ट्रांसफर पहले ही हो रहा है, बट जो साल में कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो साल में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा.
अभी मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन मिला, से फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑफ 7 करोड़ रुपीज, ठीक है, उसको बोला जाता है इनिशियल कॉम्पेंसेशन, ठीक है। 7 करोड़ रुपीज है, तो जो साल में पैसा मिलेगा वो साल में टैक्स देना पड़ेगा, तो एफवीओसी विल बी 7 करोड़ माइनस मेरा जो भी कॉस्ट होगा, समझो इट इज 2 करोड़। मैंने बीच में कुछ इंप्रूवमेंट किया था, वो 1 करोड़। वो सब कुछ माइनस करके आई विल गेट द फिगर ऑफ 4 करोड़। दिस इज माई कैपिटल गेन्स, ठीक है। पर मैं गवर्नमेंट को बोलता भाई 7 करोड़ क्यों, मुझे तो 10 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं तो कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 10 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट आई हैव गॉट ओनली 7 करोड़, तो ये तो गलत है भाई। सो गवर्नमेंट ने बोला देख भाई हम लोग तो इतना ही देंगे। सो मैं क्या करता हूं, मैं अपील फाइल करता हूं कोर्ट में जाके। तो मैं एक ढंग का लॉयर ढूंढता हूं, और लॉयर को ढूंढ के मैं क्या करता हूं, मैं अपील फाइल करता हूं। तो जो अपील फाइल करता हूं ना, तो अपील फाइल किसके लिए कर रहा हूं, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के लिए अपील फाइल करता हूं मैं। तो सर जो मैं एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के लिए अपील फाइल करता हूं, वो अपील फाइल करने के बाद समझो मुझे मिल गया एनहांस कॉम्पेंसेशन, तो जो साल में मुझे एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो साल में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो सर इसमें से वापस में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा, नहीं भाई शादी है क्या, तो सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस कर सकता है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस माइनस कर सकता है, बाकी कुछ भी माइनस नहीं कर। सो दिस विल बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज द केस में बी। और याद रखना, अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन अगर शॉर्ट टर्म होगा तो एनहांस कॉम्पेंसेशन भी शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन ही लॉन्ग टर्म होगा तो एनहांस कॉम्पेंसेशन भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा। सर व्हाट इफ मुझे जो पैसा मिला इनिशियल कॉम्पेंसेशन, मैं सिर्फ और सिर्फ किसका बात कर रहा हूं अभी, इनिशियल कॉम्पेंसेशन। इनिशियल कॉम्पेंसेशन का पैसा मुझे अगर इंस्टॉलमेंट्स में मिला होगा, तो अगर मुझे इनिशियल कॉम्पेंसेशन का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मिला होगा 1, 2, 3, 4, तो उन्होंने बोला कि जब भी तुम लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रहा है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही तुम लोगों को सबका टैक्स भरना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही तुम लोगों को सबका पूरे के पूरे वैल्यू का टैक्स देना पड़ेगा वेन एवर यू रिसीव द फर्स्ट इंस्टॉल, बराबर। तो इनिशियल कॉम्पेंसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। बट एनहांस कॉम्पेंसेशन अगर मुझे इंस्टॉलमेंट में मिला होगा, तो एज एंड व्हेन रिसीव्ड आई विल हैव टू पे टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। नाउ कभी कभी क्या होता है, ये जो कोर्ट होता है वो कोर्ट ने 26 27 में ऑर्डर दे दिया कि एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। बट मुझे जब भी मिला ना, मुझे जब भी मिला ना, मुझे कभी मिल रहा है मालूम है, 28 29 में मिल रहा है। सो कौन से साल में टैक्स हो जाएगा, कौन से साल में टैक्स हो जाएगा, 26 27 में एनहांस कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर आया तभी टैक्स हो जाएगा, या फिर 28 29 में जब भी मुझे पैसा मिला तभी टैक्स होगा। दिस विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच आई विल रिसीव द कॉम्पेंसेशन, 28 29, याद रखना है, ठीक है, ओके। ना कभी कभी कॉम्पेंसेशन देते देते डिले होता है, कभी कभी कॉम्पेंसेशन देते देते डिले होता है, इसकी वजह से वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। जो भी मुझे वो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, इन द ईयर इन विच आई विल रिसीव द इंटरेस्ट, वो साल में मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्स करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 56। अंडर सेक्शन 56 इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, मतलब डिले होता है तो इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है तो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 आईएफओएस। बट ये जो भी इंटरेस्ट मुझे मिलता है उसमें से अंडर सेक्शन 57 वो लोग क्या करेंगे, डिडक्शन दे रहे वो लोग 50% का, जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें से 50% का वो लोग क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। तो ये भी इधर कंप्लीट हो गया अपना 45 5। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 45 1A। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। देखो, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट, मतलब मेरे पास असेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उस पर मुझे कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलता है वो क्या माना जाएगा, मेरा एफवीओसी माना जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम हो या फिर अगर मुझे असेट मिला होगा तो असेट, जो भी होगा उसका एफएमवी माइनस जो भी मेरा एक्चुअल कॉस्ट होगा माइनस कर ले, जो मैं अगर कोई इंप्रूवमेंट किया होगा इंप्रूवमेंट माइनस कर ले, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बराबर। सर व्हाट इफ मुझे कॉम्पेंसेशन मिला ही नहीं, तो अरे कॉम्पेंसेशन मिला ही नहीं तो नो कैपिटल गेन। अंडरस्टैंडिंग, सब लोगों को समझा। सर कौन से साल में टैक्स देना पड़ेगा, जो साल में मुझे इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन रिसीव होता है वो साल के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा।
बराबर, एवरीबॉडी क्लियर? तो अभी तक एक्सेप्शन के अंदर हम लोग ने क्या देखा? एक्सेप्शन के अंदर देखा सेक्शन नंबर 45(2) दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन नंबर 45(5) दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। सेक्शन नंबर 45(1)(a) दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इंश्योरेंस क्लेम्स। एकदम परफेक्ट है। एक 2 मिनट का छोटा सा पानी ब्रेक ले लो। 1 मिनट का मतलब मैं पानी पीता हूँ, तब तक तुम लोग पानी पियो, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहा हूं मैं। सेक्शन नंबर 45(3) पे आता हूं। 45(3) के अंदर बोला है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। देखो क्या होता है, एक पार्टनर के पास ना एक असेट है जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपीज, बराबर। वो क्या करता है मालूम है? वो असेट बेचता है फॉर 2 लाख रुपीज टू पार्टनरशिप फर्म। अभी पार्टनरशिप फर्म क्या करता है? टू गेट द हायर डेप्रिसिएशन, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर असेट का हायर वैल्यू डालते हैं। सो गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है? अगर पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को असेट बेच रहा है, तो हम लोग कितने में बेच रहा है नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? दिस वैल्यू और द अमाउंट मेंशन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर मतलब 10 लाख रुपीज, मतलब एफवीओसी क्या माना जाएगा मालूम है? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द डेट ऑफ इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, द वैल्यू इन द वैल्यू विच इज मेंशन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अंडरस्टैंडिंग? सब लोगों को समझा? पक्का? ओके, तो इधर देखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा? ऑफ कोर्स पार्टनर के हाथ में लगेगा। एफवीओसी क्या माना जाएगा? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी अमाउंट रिकॉर्ड होगा वो। अगर वो इमोबल प्रॉपर्टी होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वैल्यू या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? चलो, ईयर ऑफ कैपिटल गेन क्या? ये एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जो साल में ट्रांसफर हो वही साल में कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट समझो कि फॉर एग्जांपल 45(4) का बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय द फर्म टू द पार्टनर। ये उल्टा हो रहा है, फर्म है और वो पार्टनर को बेच रहा है। फर्म अगर पार्टनर को बेचता होगा असेट, देन इन दैट केस जो भी उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा दैट विल बी कंपेयर्ड विद द फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब बेसिकली फर्म जब भी असेट बेचेगा उसको, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एफवीओस। ठीक है, ईयर ऑफ कैपिटल गेन कभी जो साल में बेचा वो साल में कैपिटल गेन। Okay, let's start with the next or most important section, which is the heart of the chapter. ये क्या है? Heart of the chapter है 50C। ठीक है, ओके, सब लोग इधर ध्यान देना। 50C के अंदर लिखा क्या है? 50C के अंदर लिखा है देयर इज वन सेलर, देयर इज वन बायर। सेलर ने क्या किया? सेलर ने यही एक इमोबल प्रॉपर्टी था, वो इमोबल प्रॉपर्टी सेलर ने बायर को बेचा और बायर ने उसका 1 करोड़ रुपए पे किया। बट गवर्नमेंट क्या बोलता है? भाई छपरी आदमी, तू 1 करोड़ रुपए क्यों पे किया? इसका तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है। तो अगर इसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर योर एफवीओसी एज 1 करोड़। आई विल कंसिडर योर एफवीओसी एज योर एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। अंडरस्टैंडिंग? सो तुम्हारा भले एक्चुअल कंसिडरेशन 1 करोड़ है, तेरा एफवीओसी क्या माना जाएगा? एफवीओसी विल बी 1.5 करोड़। सब लोगों को क्लियर है? इजी लग रहा है? पक्का एकदम? ओके, नाउ कभी कभी क्या होता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है ना, वो ज्यादा तो होता है पर वो मार्जिनली ज्यादा होता है, मतलब इससे थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर एक्चुअल कंसिडरेशन इज 1 करोड़, योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1.05 करोड़। तो वैसे देखा तो सेलर को तो सेलर ने कम पैसा लिया, यस, बट उन्होंने बोला कि हम लोग थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब इफ योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is falling within 110% of your actual consideration. 110% of your actual consideration. Actual consideration is 1 करोड़, बराबर। 110% कितना आता है? 1.10 करोड़। अगर तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी इधर किधर भी आता है, देन इन दैट केस ये इनएडिक्वेसी नहीं है ऐसे मानेंगे और 1 करोड़ ही तुम्हारा एफईओसी मानेंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल कैन आई से माई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फॉलोइंग हियर
बराबर। तो इसके वजह से हम लोग 1.05 करोड़ नहीं लेंगे एफईओसी। एफईओसी सिर्फ कितना लेंगे, 1 करोड़ रुपए। सो एफईओसी विल बी कंसिडर्ड एज 1 करोड़। चलो ठीक है सर। बट द क्वेश्चन ये आता है सर कि ये एचडीवी स्टैम्प ड्यूटी वाले कौन से डेट का ले, स्टैम्प ड्यूटी वाले कौन से डेट का ले। तो यूजुअली वी टेक द डे ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी स्टैम्प ड्यूटी वाले है वो लेते हैं। बट बट अगर बायर ने सेलर को बायर ने अगर सेलर को कुछ एडवांस में पेमेंट किया है एज अ टोकन ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर एडवांस में पेमेंट किया है एज अ टोकन ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट in the form of account pay check, second is demand draft, and third one is in any other electronic clearing system. अगर 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 बायर ने सेलर को एडवांस में टोकन अमाउंट पे किया है on the date of agreement in account pay check, demand draft, any other electronic clearing system, then in that case date of agreement will be considered while identifying the stamp duty value. Then the date of agreement will be considered अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एकदम परफेक्ट है। अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भी जा सकता हूं। मतलब क्या कि मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन समझो 20 लाख रुपीज है, मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो आ रहा है वो 1 करोड़ आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कुछ भी, तो मैं गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास और वैल्यूएशन ऑफिसर के बोला कि प्लीज आप मार्केट वैल्यू देखो इसका। तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या बोलता है मालूम है? वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू करके बोलता है इसका मार्केट वैल्यू तो 50 लाख होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कंसिडर वैल्यूएशन ऑफिसर्स वैल्यू, आई विल कंपेयर माई एक्चुअल कंसिडरेशन विल वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू 20 लाख एंड 50। ठीक है, विच एवर इज हायर कम्स टू व्हाट, तो मेरा एफवीओसी कितना बन गया 50। अगर मेरा वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू आता है 1.5 करोड़ विच इज बियॉन्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑल्सो, मैंने बोला भाई थैंक यू सो मच, आई डोंट वांट योर वैल्यू एट ऑल, मुझे तेरा वैल्यू नहीं चाहिए, तेरे पास ही रख। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ ही कंपेयर करूंगा, एंड विच एवर इज हायर इज गोइंग टू बी 1 करोड़। नाउ एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी भी याद रखना, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू अपने फेवर में आया तो अपने फेवर वाला वैल्यू ले लो, और अगर वो अपने फेवर में नहीं आया, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा चार्ज कर रहा है, देन इन दैट केस मुझे वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू लेने का मैंडेट नहीं होता है। एकदम बराबर है दोस्त। और एक चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं, और एक चीज, मैं इधर हूं वैल्यूएशन ऑफिसर के वैल्यू के साथ मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन कंपेयर कर रहा हूं, बराबर। वैल्यूएशन ऑफिसर ये करते वक्त ना 110% कंप्यूट मत करना, ठीक है। इसके टाइम पे तुम्हारा 110% नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। इधर प्रॉपर, अगर इधर इधर अगर 21 लाख भी होता ना, तो एक्चुअली 110% के बीच में आ रहा है, बट तो भी इधर 21 लाख ही टैक्स लगता है। छोटी छोटी बातें, वड़ा पाव खाते, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते। एडवांस मनी फॉर फीचर, एकदम सिंपल बात है। अगर मैंने कुछ एडवांस मनी लिया था फॉर सेल ऑफ सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सेल नहीं हो पाया कंप्लीट, इसके लिए मैंने एडवांस मनी क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। अगर मैंने एडवांस मनी फोरफिट किया है प्रायर टू 1414, देन जब भी तुम लोग वो सेल करोगे प्रॉपर्टी, तभी तुम लोग जो कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, उसमें से जो भी फोरफिट किया है वो माइनस कर देना वापस। अगर मैंने फोरफिट किया 1 करोड़ रुपया बिकॉज वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो जब भी तुम लोग आगे जाके बेचोगे, बेचने के बाद कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, कैपिटल गेन के अंदर एफवीओसी आएगा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना भी तुम लोग ने फोरफिट किया है वो माइनस कर, बिफोर इंडेक्सेशन। पहले माइनस कर, उसके बाद इंडेक्सेशन लगा, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तूने फोरफिट किया आफ्टर, या मैं रादर आई वुड से ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1/4/2014, तो जो साल में फोरफिट हुआ वही साल में तुझे आईएफओएस के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। मेरे प्रीवियस ओनर ने अगर कुछ फोरफिट किया होगा, बीच में ही उसने मुझे इनहेरिट हो गया वो प्रॉपर्टी, और अगर मैंने बेचा होगा, तो प्रीवियस ओनर का फोरफिचर मेरे कंप्यूटेशन के केस में कंसिडर किया जाएगा क्या? नहीं। एडवांस मनी फोरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर, से फॉर एग्जांपल फादर, आफ्टर हिज डेथ प्रॉपर्टी गॉट ट्रांसफर टू हिज सन, will his son pay the amount of tax on the amount forfeited by father? Answer is no. Answer is no. ठीक है, ओके, हो गया, ठीक है।
सेक्शन नंबर 50 CA, most underrated section but can come in the exam. 50 CA is exactly similar to section number 50C. ठीक है, अभी 50 CA is exactly similar to 50 C क्यों बोला? बिकॉज 50 C बात करता था इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, 50 CA बात करता है अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। अनलिस्टेड शेयर जो है उसका अगर मैंने वो बेचा होगा, मेरा एफवीओसी क्या माना जाएगा? एफएमवी ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज योर एफवीओसी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? सो एक्चुअल कंसिडरेशन और एफएमवी विच एवर इज हायर। ठीक है, नॉट 50D। ठीक है, अगर तू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो एफएमवी ही कंसिडर कर देना तेरा ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर एज योर एफवीओसी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेन पॉइंट पे आते हैं, सेक्शन नंबर 47। वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। अगर तेरे पास एक कैपिटल असेट है, एक एचयूएफ के पास है, और एचयूएफ का हो गया पार्टीशन, पार्टीशन होने से वो जो असेट था वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस पे कैपिटल असेट माना जाएगा क्या? यस, कैपिटल असेट तो माना जाएगा, पर ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बिकॉज सेक्शन नंबर 47 के अंदर बोल के रखा है कि वी आर कैटेगराइजिंग, मतलब वी आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग सर्टेन पॉइंट्स where we want to call them as we want to say that this will not be considered as transfer, मतलब ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। ओके, ये कौन से हैं एक बार फटाफट देखते हैं। सबसे पहला, एचयूएफ के पास असेट है, वो असेट उसने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन के बाद असेट जो था वो क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया पार्टीशन के बाद। तो पार्टीशन के बाद जो भी असेट ट्रांसफर होता है ना, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है, मतलब उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बराबर। सेकंड, अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया होगा तो वो मेरे हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर एक होल्डिंग कंपनी ने उसके 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर किया है, या फिर उसके सब्सिडरी कंपनी ने उसके 100% होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर किया है, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जस्ट दैट 3 कंडीशंस याद रखना कि वो जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास 100% होल्डिंग होना चाहिए, जिसको असेट ट्रांसफर हो रहा है मतलब ट्रांसफर री कंपनी वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। बराबर। और ये जो कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ है वो विद इन 8 ईयर्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो जो भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को दे रहा है या फिर सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को दे रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। बराबर। अगर अमालगमेशन के केस में कौन सा नया ओल्ड कंपनी इज ट्रांसफरिंग द असेट टू न्यू कंपनी, अमालगमेशन हो, इन दैट केस जो भी न्यू कंपनी को असेट ट्रांसफर हो रहा है, तो जो ट्रांसफरर है उसके हाथ पे टैक्स लगेगा कि नहीं? बिकॉज वो अमलगमेशन में हुआ है ना। अमलगमेशन के केस में एक कंपनी बंद हो रहा है और दूसरे कंपनी में असेट ट्रांसफर हो रहा है, तो एक कंपनी जो बंद हो रहा है उसके हाथ में थोड़ी हम लोग टैक्स करेंगे, तो एक के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इधर। ओके, ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इधर आना जरा, इधर ए है, इधर बी है, और इधर सी है। ए और बी रिलेटेड पार्टी से समझ, ठीक है, इतना समझ ले। ना ए ने बी को क्या किया? ए ने बी को गिफ्ट दिया, कितना? 10 लाख रुपए का। ठीक, गिफ्ट दिया, तो ए के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, बी के हाथ में आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा? नहीं होगा, बिकॉज वो रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट मिला है। ठीक है, नाउ बी ने सी को वही असेट सेल कर दिया। द क्वेश्चन कम्स, इसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा? 100% लगेगा। तो सर इसमें एफवीओसी क्या माना जाएगा? एफवीओसी जो भी एक्चुअल होगा वो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। मतलब से फॉर एग्जांपल ये 1 लाख में परचेज किया था, सो माइनस क्या किया जाएगा? 1 लाख रुपए कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है, ये इन्होंने इधर बोला। अभी अगेन द सेम पॉइंट, एक डीमर्ज्ड कंपनी है, एक रिजल्टिंग कंपनी है। अभी एक डीमर्ज्ड कंपनी मतलब ए है, और ए डीमर्ज होके बी और सी कंपनीज बन रहा है। नो, ए के असेट बी और सी को ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर ए के असेट बी और सी को ट्रांसफर हो रहा है तो ए के हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जस्ट एक कंडीशन है, ये जो बी एंड सी है वो क्या होने चाहिए? इंडियन कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट 6 एंड 7 देखो इधर क्या है। 6 एंड 7 देखो क्या है। एक ए है, ए का डीमर्ज होके बी और सी में बी और सी में जा रहा है, डीमर्ज होके ना। एक शेयर होल्डर है, पर वो शेयर होल्डर के पास तो असेट्स किसके है? ए के है। अभी ए तो बंद हो रहा है कंपनी, तो उसके किसके मिलने चाहिए? उसको बी और सी के मिलने चाहिए। यस। सो ए का शेयर वो गिव अप कर रहा है,
और बी और सी के शेयर्स उसको मिल रहे हैं, तो ये जो ए का शेयर गिव अप कर रहा है उस पर कैपिटल गेन लगेगा क्या, क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला दिस विल नॉट बी गिविंग अप योर ए का शेयर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर ट्रांसफर। ठीक है। उसके बाद एक रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड करके होता है। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया होगा, उसको वो भी ट्रांसफर के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। अगर एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है जो आउटसाइड इंडिया एक एनआर टू एनआर ट्रांसफर हो रहा है, एक एनआर से दूसरे एनआर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर हो रहा है, वो भले एनआर टू एनआर हो, तो आइडियली वो इनकम डीम टू अक्रूड इन इंडिया होता है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। बट दे सेड दैट दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर और उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। बाद में आता है रिडम्पशन ऑफ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाय इंडिविजुअल इशूड बाय आरबीआई। मतलब जो आरबीआई ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड दिया था उसका मैंने रिडम्पशन कर दिया, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर तूने कौन सा आर्ट वर्क और आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक आर्ट कलेक्शन एक गैलरी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, ये सब में अगर भेज दिया होगा तो वो भी ट्रांसफर के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। एक बॉन्ड्स है वो शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होंगे, तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अगर शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक कन्वर्जन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नाउ रिवर्स मॉर्गेज करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि हमारे मेरे पास क्या है मालूम है, मेरा एज 97 ईयर्स है, एक बैंक है और मेरे पास एक घर है, मेरे बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूं, पर मेरे पास अभी फिक्स्ड इनकम नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरा घर जो है वो घर बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं और बैंक को बोलता हूं जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक मुझे एवरी मंथ कुछ पैसा देते रहो। ठीक है, तो मेरा चलता रहेगा, मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक लेट मी स्टे इन दिस हाउस और तब तक मुझे एवरी मंथ पैसा देते रहो। तो इससे क्या होगा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरा चलता रहेगा, बराबर, और मैं जैसे मर जाऊंगा ये प्रॉपर्टी आपका, ये प्रॉपर्टी आपका, एकदम बराबर है। तो इसको बोला जाता है रिवर्स मॉर्गेज। और तो रिवर्स मॉर्गेज के केस में ये जो रिवर्स मॉर्गेज का प्रॉपर्टी है बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं ना, ये कैपिटल गेन नहीं लगेगा उस पर, बिकॉज दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। एकदम क्लियर, पक्का एकदम। अगर तुम्हारे पास गोल्ड होगा और वो तुम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, देन इन दैट केस वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेक्शन नंबर 46 करके कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान देना। कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, किधर लिखूं मैं, इधर इधर लिखता हूं। कंपनी का क्या हो रहा है मालूम है, लिक्विडेशन हो रहा है। तो लिक्विडेशन होने की वजह से ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी ये असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है टू द शेयर होल्डर, बराबर है। नाउ ये जब भी कंपनी असेट्स को ट्रांसफर करता है ऑन द डेट इन ड्यूरिंग लिक्विडेशन, ये शेयर होल्डर है ना, ये शेयर होल्डर के हाथ में ऑलरेडी एक टैक्स लगता है और वो टैक्स का नाम है डीम्ड डिविडेंड। क्या नाम है, डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 222C। ठीक है, तो 222C के अंदर कितना डीम डिविडेंड लगता है मालूम है, जितना कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। समझो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 15 lakhs, और जो असेट बेचा जो दिया जा रहा है वो 10 lakhs का है, तो ठीक है 10 lakhs पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड समझो अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 7 lakhs होगा, बराबर, तो बेनिफिट तो शेयर होल्डर को 10 लाख का मिला, शेयर होल्डर को बेनिफिट कितने का मिला, 10 लाख का मिला। तो 10 लाख का जो बेनिफिट मिला है, समझो ये 0 है और ये 10 लाख है, 10 लाख का बेनिफिट मिला है, पर उसको 7 लाख रुपीज जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर 222C के अंदर कवर हो जाएगा टैक्स करके। बट उसका 3 लाख का क्या, 3 लाख का तो बेनिफिट मिला है पर वो टैक्स हुआ ही नहीं, तो वो हम लोग कैपिटल गेन के अंदर, एंड ये कैपिटल गेन के अंदर जो टैक्स करेंगे वो टैक्स करेंगे अंडर सेक्शन 46। सो जितना भी अमाउंट तुम्हारे डीम डिविडेंड के अंदर कवर नहीं होता है उतना ही अमाउंट का तुझे क्या करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 46 के अंदर कैपिटल गेन के अंदर टैक्स देना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी, ये इन्होंने इधर लिखा है पूरे केस में। सो कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा क्या, नहीं,
ये इसके हाथ में टैक्स लगेगा क्या? यस, डीम्ड डिविडेंड का टैक्स लगेगा। तो जितना भी डीम्ड डिविडेंड के अंदर कवर होता है उतना डीम्ड डिविडेंड, जितना कवर नहीं होता है उतना कैपिटल गेन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट। चलो ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। समझो कि 10 लाख का बेनिफिट मिला ये शेयर होल्डर को, उसने 7 लाख के ऊपर इनकम पे टैक्स पे किया 222C के अंदर, एंड 3 लाख के ऊपर टैक्स पे किया 46 के अंदर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ दिस पर्सन, जस्ट इमेजिन करना मैं क्या बोल रहा हूं, इफ दिस पर्सन ट्राइज टू सेल दिस असेट, इफ दिस पर्सन ट्राइज टू सेल दिस असेट, कैन यू टेल मी इन द चैट कि अगर ये पर्सन असेट बेचता है तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? ये अगर असेट बेचता है तो कैपिटल गेन लगेगा, एफवीओसी आएगा, एफवीओसी में से कॉस्ट माइनस करूंगा, तो वो कॉस्ट कितना माइनस करूंगा? मेरा जो कॉस्ट माइनस करूंगा ना, दैट कॉस्ट will not be only 7 lakhs. This cost will be the amount on which I have already paid the tax. This is 7 lakhs plus 3 lakhs. This is going to be 10. Are you understanding? तो 10 lakhs के ऊपर मैं क्या करूंगा? कॉस्ट कंसिडर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता है विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैपिटल गेन्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ शेयर्स एग्जैक्टली होता क्या है? जरा इधर ध्यान देना, मैं बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, बायबैक का मेन सिंपल चीज समझो, एक कंपनी है और एक शेयर होल्डर है। इनिशियली व्हाट हैपेंड इज, ये शेयर होल्डर ने 100 रुपीज कंपनी को दिए और ये कंपनी ने उसको शेयर्स अलॉट किए, बराबर? ठीक है, अब ये कंपनी को बहुत बर्डन हो रहा है वो डिविडेंड और वो सब का, इसके वजह से ये शेयर्स ना उसको वापस लेने हैं। तो कंपनी क्या करता है, ये शेयर होल्डर को बोलता है वी वांट टू बाय बैक योर शेयर्स। तो शेयर होल्डर ऐसा ही देगा क्या? नहीं, तो कंपनी से वो कुछ पैसा मांगेगा और कंपनी क्या करेगा, उसको बायबैक प्राइस दे देगा 180 रुपीज का। मुझे बताओ इसमें फायदा किसका हुआ? मुझे बताओ इधर इधर मॉनेटरी अमाउंट का फायदा किसका हुआ? इधर फायदा ये शेयर होल्डर का हुआ। कितना फायदा हुआ? 180 रुपीज माइनस 100 रुपीज। कैन आई से टोटल फायदा 80 का हुआ, अरे खर्चा हुआ 100 का, 180 रुपीज उसको मिल गए, तो 80 रुपीज का मुझे फायदा हुआ। अगर मुझे 80 रुपीज का फायदा हुआ तो वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्स लगता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक। ठीक है, ओके। देखो, अदर देन डोमेस्टिक और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, देखो इन केस ऑफ शेयर्स अदर देन शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स नहीं है, और या फिर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, मतलब ईसॉप से, देन इन दैट केस तुम लोग मुझे बताओ फायदा कंपनी को हो रहा है क्या? नहीं। तो कंपनी के हाथ में कुछ टैक्स लगेगा क्या? नहीं। फायदा किसको हो रहा है? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगेगा। तो कितना टैक्स लगेगा देखो रे बाबा, एफपीओसी विल बी बाय बैक प्राइस विच इज 180 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसने कितना पैसा दिया था? 100 रुपीज। तो कैपिटल गेन कितना रहेगा? 80 रुपीज, बराबर। नाउ ये बेसिक हो गया। अभी बात करते हैं इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी विच इज लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड। इन केस ऑफ शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड। अभी इधर ध्यान दो, इधर उधर थोड़ा सा अलग किया। आइडियली व्हाट शुड हैव हैपेंड इज 180 शुड बी इनकम, 100 शुड बी एक्सपेंडिचर। उन्होंने वैसे ही किया, बट अगर वो डोमेस्टिक कंपनी होगा ना, उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो उन्होंने बोला ये डोमेस्टिक कंपनी का ये 180 माइनस 100 होगा, वैसे ही होगा, बट 180 हम लोग दूसरे हेड के अंदर डीम्ड डिविडेंड करके टैक्स करेंगे, डीम्ड डिविडेंड करके टैक्स करेंगे 180 को, 180 को हम लोग डीम्ड डिविडेंड करके टैक्स करेंगे अंडर आईएफओएस। ठीक है, और ये जो 100 रुपीज है ना, ये 100 रुपीज हम लोग कैपिटल लॉस करके ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल लॉस करके ट्रीट, मतलब ये 100 रुपीज कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करेंगे, जिसका एफवीओसी 0 मानेंगे, और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 लेके आएंगे, सो उनका कैपिटल लॉस आ जाएगा। सो आइडियली वैसे देखा तो दूसरे हेड के अंदर इनकम आ रहा है और दूसरे हेड के अंदर लॉस आ रहा है। अगर नेट नेट इंपैक्ट मैंने देखा तो 80 रुपीज का ही हो रहा है, बट उन्होंने ट्रीटमेंट क्या किया? अलग किया। So IFOS fully in IFOS, sorry, 180 fully in IFOS and 100 rupees as considered as capital loss. And याद रखना, capital loss can be set off against IFOS. Capital loss can be set off only against capital gains. याद रखना है। ठीक। तो ये डोमेस्टिक कंपनी का भी मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को बताया लिख होता कैसे। ठीक है, और ये 100 रुपीज पे भी लिख देता हूं मैं। 100 रुपीज पे मानो कैपिटल।
ये मेरा कंप्लीट होता है बायबैक। अभी हम लोग बात करते हैं स्लम सेल पे। सर स्लम सेल कैसे होता है? देखो, स्लम सेल के केस में क्या होता है ना, मेरे पास समझो दो दो बिजनेसेस है। एक कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा। एक घड़ी का बिजनेस है, घड़ी। घड़ी रे, वॉच वॉच। ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, घड़ी का बिजनेस नहीं चल रहा है, काम करता हूँ, मैं घड़ी का बिजनेस बेच देता हूँ। ये जो स्लम सेल होता है ना, स्लम सेल के केस में मैं इंडिविजुअल असेट्स नहीं बेचता हूँ। स्लम सेल के केस में मैं पूरा का पूरा अंडरटेकिंग बेच देता हूँ, अंडरटेकिंग। सेल ऑफ अंडरटेकिंग एज अ होल, जिसके लिए मुझे एक लमसम कंसिडरेशन मिलता है। कभी भी ये वर्ड्स तुम लोगों ने देखा ना, समझ जाना कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्लम सेल। ठीक है। तो सर एकदम सिंपल है भाई, तुम लोग मुझे बताओ कि इसका एफवीओसी क्या होगा? अरे जो पैसा मिला वो, नहीं बाबा, एफवीओसी विल बी एफएमवी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है। जो दिया जाएगा एफएमवी माइनस किया जाएगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो माइनस करो। वो माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? नेट सेल कंसिडरेशन मिलेगा, जो भी आएगा वो। उसमें से मैं और क्या माइनस करूं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज योर नेटवर्थ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज योर नेटवर्थ, और नेटवर्थ को मैं बाइफरकेट करता हूं असेट्स माइनस लायबिलिटीज में। असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऑफ कोर्स इसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व नहीं आएंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज के अंदर जीरो आ जाएगा भाई। असेट्स माइनस लाइबिलिटी जीरो आ जाएगा। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी। मैं तुझे बताऊं, ये जो असेट्स होता है ना, ये असेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, इट इज अ डेप्रिशिएबल असेट, एंड नंबर टू, इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। तुम लोगों के एग्जाम के अंदर ऐसा एक बैलेंस शीट दिया जाएगा, जिसके अंदर तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि विच आर डेप्रिशिएबल, विच आर नॉट डेप्रिशिएबल। जो भी डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स है, जो भी तुम लोगों को बुक वैल्यू दिख रहा है, वो पूरा का पूरा ले लो। डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में तुम लोग जो बुक वैल्यू है वो मत लेना। क्यों? बिकॉज वो जो बुक वैल्यू है वो डब्ल्यूडीवी है एज पर कंपनीज एक्ट। अपने को क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मतलब, डेप्रिशिएबल असेट में अगर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, और जिसका वैल्यू लिखा है 25,000, ये सीधा का सीधा वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। तो उन्होंने ऐसा कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दिया होगा कि द एक्चुअल कॉस्ट विच इज परचेस्ड ऑन 22-23 और प्लांट एंड मशीनरी इज ₹50,000। सो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रेट कितना लगता है, विच इज 15% एज पर पीजीबीपी, राइट? तो ये 50,000 रुपीज को हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, और आज के दिन का क्या लेके आएंगे? डब्ल्यूडीवी लेके आएंगे। कभी भी याद रखना, जो साल में मैंने वो असेट बेचा है, आई विल नॉट कंप्यूट डेप्रिसिएशन इन दैट ईयर। ये चीज दिमाग में ठोक ठोक कर डालना। जो साल में मैंने असेट बेचा है, वो साल में आई विल नॉट कंप्यूट डेप्रिसिएशन। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? सो असेट के केस में डेप्रिशिएबल असेट्स एंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। डेप्रिशिएबल असेट जो है वो डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ले लो, एंड जो नॉन डेप्रिशिएबल जो भी तुम लोगों को दिख रहा है वो ले लो। एकदम बराबर। उसके बाद लायबिलिटीज का जो बात किया, जो माइनस करना है मुझे, वो सीधा सीधा बुक वैल्यू। सो असेट्स दो पार्ट्स माइनस लायबिलिटीज बुक वैल्यू। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि इसके अंदर एक चीज याद रखना, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है ना वो इग्नोर करना, सॉरी रीवैल्यूएशन जो होता है वो इग्नोर करना। सो कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, रीवैल्यूएशन रिजर्व दिखाते हैं और वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने बोला रीवैल्यूएशन नीड टू बी इग्नोर। सर व्हाट इफ तुम्हारा जो असेट है वो असेट के अंदर स्टॉक इन ट्रेड होगा, तो सर उसको क्या पीजीबी से ट्रीट करेंगे क्या? नहीं, उसको कैपिटल गेन जैसा ही ट्रीट करो। सिंस वी आर नॉट सेलिंग इंडिविजुअल असेट्स, तो इंडिविजुअल असेट का अलग अलग कंप्यूटेशन मत करना। सो स्टॉक इन ट्रेड होगा तो भी वो इसके जैसा ही ट्रीट करना, कैपिटल गेन जैसा। बिकॉज हमने देखा था ना, स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग पीजीबीपी जैसे कंपेयर करेंगे, पर ऐसे इधर नहीं करना। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इधर इधर तुम लोगों को असेट्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक प्लांट एंड मशीनरी दिखे 3 करोड़ का, और ये 3 करोड़ का तूने ऑलरेडी पीजीबीपी के अंदर 100% डिडक्शन ले लिया है। से फॉर एग्जाम्पल 35 एडी का हो, या फिर कौन से साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने परचेस किया होगा वो होगा, उसका मैंने ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले लिया है। देन इन दैट केस गवर्नमेंट सेज दैट तुझे और मतलब तुझे नेटवर्थ के अंदर तुझे वो असेट कंसिडर करने हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। सो फॉर कंप्यूटिंग द नेटवर्थ, if asset on which deduction under section 35 AD was claimed or any 100% is claimed,
द वैल्यू टू बी कंसिडर्ड एज नील। सर अगर नेटवर्थ ही नेगेटिव आया तो, नेटवर्थ नेगेटिव आया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो करना। ठीक है, सो दिस इज योर स्लम सेल का पॉइंट, दिस इज योर सेक्शन 50C 50B। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट्स अवर मेन पार्ट। और अभी अपना सेकंड मेन पार्ट चालू होता है, दैट इज एग्जाम्पशंस का पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पशंस फटाफट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तो अपना टैक्स रेट ही बाकी रहता है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, नाउ फटाफट छोटा सा एक पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, देन वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन 50। अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको समझ रहा है क्या? ठीक है, चलो एक बार अभी देखते हैं सेक्शन नंबर 54 के अंदर क्या लिखा है। एवरीबडी पे अटेंशन। सेक्शन नंबर 54 के अंदर लिखा है, अगर मैंने कुछ परचेस किया, परचेस करने के बाद मैंने वही असेट आगे जाके बेच दिया वापस, सॉरी, परचेस किया असेट, मैंने परचेस करके आगे जाके बेच दिया। ठीक है, जो आगे जाके बेचूंगा ना उस पर कैपिटल गेन लगेगा, जो आगे जाके बेचूंगा उस पर क्या लगेगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर मैंने आगे जाके कैपिटल गेन लगेगा तो कंप्यूट कंप्यूट करूंगा मैं। तो कंप्यूट करने के बाद गवर्नमेंट सेज दैट जो भी तुझे पैसा मिला है सेल करने से, इफ यू री इन्वेस्ट दैट अमाउंट in certain things, so we will give you some benefit. So they said that if you sell something and if you reinvest the proceeds in something, you will get the benefit for that reinvestment. बराबर है, तो तूने क्या सेल किया है और उसमें किस में री इन्वेस्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 54 के अंदर। नाउ सेक्शन नंबर 54 के अंदर बोला है दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, क्या बेचा मैंने, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा। मैंने किस में री इन्वेस्ट किया, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही री इन्वेस्ट किया। ठीक है सर, मैंने अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट किया तो वो कभी करना चाहिए, तो ये दिन पे अगर ट्रांसफर हुआ होगा तो इसके 1 ईयर प्रायर, मतलब विद इन 1 ईयर प्रायर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, 1 ईयर प्रायर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर, कभी भी अगर तुम लोग ने परचेस किया होगा इट इज ओके। बराबर, परफेक्ट एकदम। सो परचेस होना चाहिए 1 ईयर प्रायर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर। या फिर अगर मैं कंस्ट्रक्ट करता रहूंगा तो कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल असेट। चलो ठीक है, तो बेचा क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, परचेस क्या किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो जो मैंने परचेस किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके भी कुछ कंडीशन। क्या कंडीशन है कि भाई तूने जो नया प्रॉपर्टी परचेस किया है वो तूने 3 साल तक नहीं बेचना चाहिए, तो ही तूने डिडक्शन दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे। बट अगर तूने विद इन 3 ईयर्स ये प्रॉपर्टी बेच दिया तो तूने जितना भी एग्जामेशन लिया था ना, उतना एग्जामेशन तेरा रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब ईयर नंबर 1 में, जस्ट एग्जांपल से बात करता हूं मैं, ईयर नंबर 1 में तुम लोगों का कुछ कैपिटल गेन आया था। ठीक है, और माइनस मैंने क्या किया, एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 का मैंने एग्जामेशन ले लिया, समझ 2 करोड़ का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैंने 3 साल तक नहीं बेचना चाहिए, ये कंडीशन पे ही मैंने क्या किया, 2 करोड़ का एग्जामेशन ले लिया। अभी मैं ईयर नंबर 2 में ही वो असेट बेच दिया। अभी वो असेट बेचा तो मुझे एफईओसी लगेगा कुछ, से फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 करोड़। माइनस क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कितना था, 2 करोड़। तो ये जो 2 करोड़ कॉस्ट था ना, वो 2 करोड़ कॉस्ट में से जितना एग्जाम्पशन लिया था वो माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, नहीं। तो मतलब जब भी मैं बेचूंगा तभी मुझे 5 करोड़ रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। ये 5 करोड़ जस्ट एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम। ठीक है, ओके। सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है क्या, यस, इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है। ठीक है, नाउ अगेन क्या बेचा मैंने, रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा। क्या परचेस किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया। कभी परचेस किया, 1 ईयर प्रायर और विद इन 2 ईयर्स। कंस्ट्रक्ट करना होगा तो विद इन 3 ईयर्स। जो भी नया प्रॉपर्टी मैंने परचेस किया, कंस्ट्रक्ट किया, विद इन 3 ईयर्स मैंने नहीं बेचना चाहिए। अगर मैंने विद इन 3 ईयर्स बेचा तो जो साल में बेचूंगा वो साल में जो कंप्यूटेशन करूंगा, वो कंप्यूटेशन में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना भी मैंने एग्जाम्पशन लिया था वो माइनस किया जाए।
एकदम बराबर है दोस्त। ओके सर, इसका कुछ लिमिट है क्या? यस, 10 करोड़ रुपए का लिमिट है इसमें। इसमें कितना लिमिट है? 10 करोड़ का मुझे एग्जामेशन मिल सकता है मैक्सिमम। सर मैंने जो री इन्वेस्ट किया ना दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में, सर वो अगर री इन्वेस्टमेंट एक ही हाउस प्रॉपर्टी में कर सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला अगर अगर तुम्हारा कैपिटल गेन जो आता है, कैपिटल गेन, इफ दैट कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, कह रहे से लॉन्ग टर्म ही होगा ये। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर ये अप टू 2 करोड़ होगा, तो तुम लोग 1 और 2 ये दो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज में री इन्वेस्ट कर सकते हो, बराबर है। बट ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है। वंस इन अ लाइफ टाइम तुम लोगों को मिलता है, बराबर। बट अगर ये कैपिटल गेन का फिगर मोर देन 2 करोड़ हो गया, तो तुझे एक का ही बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 54। लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 54 बी। मैंने क्या बेचा, क्या परचेस किया? मैंने बेचा क्या मालूम है? मैंने बेचा एक और सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा, जो मैं लास्ट के 2 साल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहा, मतलब मिनिमम 2 इयर्स। वैसे मैंने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा, तो कैपिटल गेन लगेगा बिकॉज वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। तो सर मैंने री इन्वेस्ट किस में किया? री इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन और रूरल एरिया, मतलब तुम लोगों ने री इन्वेस्टमेंट किया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड या फिर अर्बन एग्रीकल्चर। चलो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो सर जो नया लैंड मैंने परचेस किया, ये कभी परचेस करना चाहिए? सेम चीज, विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आगे इधर पीछे पीछे कुछ नहीं है, ठीक। नाउ ये भी सेम चीज है, अगर तू 3 साल तक नहीं बेचना चाहिए, अगर 3 साल में बेचा तो तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट से वो रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। सीजीएएस अकाउंट स्कीम इधर इधर भी अवेलेबल, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। दिस इज योर 54 बी, सिंपल। 54 डी में आता है। 54 डी में मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। वो क्या हो गया मालूम है? कंपल्सरीली अक्वायर हो गया, कंपल्सरीली अक्वायर। अगर वो एक कंपल्सरीली एक्विजिशन उसका हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो मुझे पैसा मिलेगा। 45(5) के अंदर मुझे इनकम कंसिडर किया जाएगा उसका, बराबर। टैक्स लगेगा, बट वो जो टैक्स लगेगा, मतलब वो जो प्रोसीड्स है, वो मैंने अगर दूसरे लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया, विच इज इन न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्या गया मेरा? लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कंपल्सरी एक्वायर हुआ, पैसा मिला। वही पैसा मैंने किधर लगाया? न्यू लैंड एंड बिल्डिंग में लगाया, इन न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। देन इन दैट केस दोस्तों याद रखना एक चीज, इस पे भी मुझे एग्जामेशन मिल जाएगा। इधर भी सेम चीज है, देखो इधर मैंने कभी परचेस करना चाहिए विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मिलने से विद इन 3 इयर्स मैंने क्या करना चाहिए? नया एसेट परचेस करना चाहिए। इधर भी सेम चीज है, अगर तूने तूने 3 इयर्स के लिए बेचना नहीं चाहिए। अगर 3 इयर्स के लिए बेच दिया, तो जो भी नया एसेट होगा उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना भी तूने एग्जामेशन लिया था वो रिड्यूस किया जाएगा। दिस इज योर 54 डी। 54 देखा, 54 बी देखा, 54 डी देखा। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 54 ई सी। 54 ई सी में आया है अमेंडमेंट, तो थोड़ा सा ध्यान दो। 54 ई सी में क्या बेचता हूं? 54 ई सी में बेचता हूं एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, दैट्स इट। मैंने अगर गोल्ड बेचा तो 54 ई सी में नहीं आ सकता। मैं क्या बेचना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग और बोथ में बेचना चाहिए, बराबर। दिस हैज टू बी व्हाट? लॉन्ग टर्म। मैंने किस में परचेस, क्या इन्वेस्ट, किस में री इन्वेस्ट करना चाहिए? आई शुड री इन्वेस्ट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। कभी री इन्वेस्ट करो? 6 मंथ्स के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। पर सर कौन से बॉन्ड के अंदर री इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये 6 बॉन्ड्स है जिसके अंदर तुम लोग री इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बाद में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको, इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/25, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, IREDA, issued on or after 9/7/2025. These are the two things which are newly added. मतलब ई तो लास्ट अटेम्प्ट में भी था, पर ये अटेम्प्ट के लिए पॉइंट एफ ऐड हुआ है। परफेक्ट है। तो ये जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए? रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। अगेन द पॉइंट इज कि सर मुझे बताओ कि इसमें कुछ कंडीशन है क्या? यस, जो भी मैं बॉन्ड परचेज करूंगा,
आई शुड नॉट बी सेलिंग दोज बॉन्ड्स फॉर 5 years आफ्टर परचेज। वो जो बॉन्ड्स है वो मैं गिरवी रख के लोन नहीं ले सकता किसी से भी कि हाँ ये लो और मुझे लोन दे दो, नहीं। नो लोन शुड बी टेकन फॉर 5 years अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ दीज बॉन्ड्स। ठीक है, और मैक्सिमम कितना एग्जामेशन मिलेगा? 50 lakhs। स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आर देयर, तो ये 5 पॉइंट्स तुम लोग याद रखोगे। क्या बेचा तुम लोग ने? लॉन्ग टर्म लैंडेड बिल्डिंग। क्या परचेस किया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस। कभी परचेस किया? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर परचेस। कितना मैक्सिमम एग्जामेशन मिलेगा? 50 lakhs। कितने टाइम तक रखना पड़ेगा? यस एवरीबॉडी, ओके। याद रखना 54 इसी के अंदर मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट पार्ट दैट इज 54F, लास्ट पार्ट ऑफ एग्जामिशंस। 54F फटाफट देखते हैं 54F के अंदर क्या लिखा है। 54F के अंदर लिखा है तूने क्या बेचा? तूने बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचा, बट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के तूने कुछ तो बेचा। क्या बेचा? कुछ भी बेचा, मतलब वो रिंग हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, एनीथिंग। और तूने परचेस क्या किया मालूम है? परचेस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किया। अरे भाई, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेता तो 54 लगता ना रे बाबा। पर इधर उन्होंने बोला एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के तूने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस की। राइट, अंडरस्टैंडिंग? तो इसके लिए 54F लगेगा। तो 54F लगेगा तो उसमें कैसे कंप्यूटेशन किया जाता है तुम लोगों को मैं बोलता हूं। देखो, जो मैं नया हाउस प्रॉपर्टी परचेस करता हूं वो कभी करना चाहिए? 1 year प्रायर और विद इन 2 years, सिंपल। 1 year प्रायर और विद इन 2 years। और अगर तूने कंस्ट्रक्ट किया है तो विद इन 3 years। ठीक है, जो भी मैंने असेट परचेस किया है वो असेट मैंने विद इन 3 years तक नहीं बेचना चाहिए। मैंने क्या बोला? नॉट टू बी सोल्ड फॉर 3 years फ्रॉम इट्स परचेस। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जब भी मैं मेरे पास गोल्ड बहुत सारा है, 100 kg का गोल्ड है, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, गोल्ड बेच दिया मैंने, आई सोल्ड द गोल्ड, और इससे मैंने और एक प्रॉपर्टी परचेस किया। सर, विल आई गेट द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F? सर, मेरे पास तो ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, चल जाएगा। चल जाएगा, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, चल जाएगा। एक प्रॉपर्टी प्लस नया प्रॉपर्टी, ऐसे दो प्रॉपर्टीज चल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 54F का एग्जाम्पशन मिलेगा, मिलेगा। बट मैं तुम लोगों को बताऊं, मेरे पास पहले से ही दो प्रॉपर्टीज थे। मेरे पास पहले से ही दो प्रॉपर्टीज थे, और मैंने गोल्ड बेचा, और मैंने ये तीसरा प्रॉपर्टी है, मेरा तीसरा प्रॉपर्टी मैंने परचेस किया। तो 54F का एग्जाम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो ऑन द डेट ऑफ सेल मेरे पास एक प्रॉपर्टी, सॉरी, ऑन द डेट ऑफ परचेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, और वो इंक्लूडिंग दैट प्रॉपर्टी मेरे पास टोटल दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर मेरे पास ऑलरेडी दो प्रॉपर्टीज है, तो मैं तीसरा प्रॉपर्टी अगर मैंने गोल्ड बेच के प्रॉपर्टी लिया तो उसका मुझे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और यही चीज इधर लिखिए, देखो, असेसी शुड नॉट बाय अनदर हाउस, सॉरी, इधर नहीं, हाँ बराबर। असेसी शुड नॉट बाय अनदर हाउस फॉर 2 years और कंस्ट्रक्ट अनदर हाउस फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल कैपिटल असेट। मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी तो हो ही सकता है, दूसरा प्रॉपर्टी भी हो सकता है जो नया वाला लिया है वो, बराबर, पर तीसरा प्रॉपर्टी और नहीं हो सकता। नाउ, अगर वो इन दिस केस मैंने क्या बोला था? मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, बराबर, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी, हाँ इधर इधर लिखा है, सॉरी, इधर लिखा है। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मुझे ये दिखाना था एक्चुअली। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोल्ड उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक के ऊपर होगा तो 54F का अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे पास एक है, चल जाएगा, मैं दूसरा प्रॉपर्टी ले सकता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ समझो कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने दूसरा प्रॉपर्टी ले लिया बिकॉज गोल्ड बीच में बेचा इसके लिए, तो विच इज अलाउड 54F मिल गया। सर, अगर मुझे तीसरा प्रॉपर्टी परचेस करना होगा तो मुझे तीसरा प्रॉपर्टी परचेस करना होगा, तो उन्होंने बोला कि 2 साल तक रुक जाओ, 2 साल तक रुक जाओ। जो तुम लोग ने 54F में लिया ना बेनिफिट, उधर से 2 साल तक तुम लोग रुक जाओ। 2 साल तक तुम लोग नया प्रॉपर्टी ले सकते, तीसरा प्रॉपर्टी। तुम लोग 2 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ना,
उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, तीसरा प्रॉपर्टी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वही इधर बोला है, assessee should not buy another house for 2 years और कंस्ट्रक्ट अनदर हाउस फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट। जो साल से तूने गोल्ड बेचा था उधर से लेके 2 साल तक तू तीसरा प्रॉपर्टी नहीं ले सकता बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग? कन्वर्ट करना होगा तो तीसरा साल 3 साल तक नहीं बना सकता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? तो नया जो प्रॉपर्टी मैंने लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी जो लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी अगर मुझे बेचना होगा तो आफ्टर 3 years ही बेच सकता है तू, पहले 3 साल नहीं बेच सकता, उसके लिए लॉक इन देके रखा है। तो अगर तूने विद इन 3 years बेच दिया, फिर इन दैट केस जो साल में तूने बेचा ना, अभी तक हम लोग क्या करते थे, उसके नए असेट की कंप्यूटेशन के कॉस्ट में से माइनस करते थे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, अगर तूने विद इन 3 years बेच दिया तो उस पे हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सीधा का सीधा कैपिटल गेन लगाएंगे। वी विल कंसिडर दिस एज कैपिटल गेन। जो साल में तूने बेचा, दैट इज विद इन 3 years, देन इन दैट केस जो साल में तूने बेचा, जितना भी तूने एग्जाम्पशन लिया होगा, उतने एग्जाम्पशन का कैपिटल गेन करके हम लोग टैक्स कर दे। देखो, इफ न्यू कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, then the exempted capital gains will be taxable in the previous year of transfer of the new asset and treated as long term capital asset। 3 years का लॉक इन, परफेक्ट। सो पहले भी 3 years का लॉक इन था, पर उसका ट्रीटमेंट अलग था। 54F का ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। उधर सीधा वो लोग कंप्यूट कर रहे हैं कैपिटल गेन, मतलब दैट विल बी कैपिटल गेन डायरेक्टली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? चलो, अभी सर इसमें एग्जाम्पशन कितना मिलता है ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। समझो मेरा सेल कंसिडरेशन है 1.20 करोड़, माइनस मेरा है ट्रांसफर एक्सपेंसेस दैट इज 20 lakhs, मेरा आता है नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन आता है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, माइनस करूंगा मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज, एंड माई कैपिटल गेन कम्स टू 50 लाख रुपीज। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट का मैंने री इन्वेस्ट किया उतना मैं एग्जाम्पशन ले लेता हूं, बट उन्होंने सेक्शन नंबर 54F के अंदर वैसा नहीं बोला। उन्होंने कुछ फॉर्मूला दे दिया। मैं वाला कि फॉर्मूला में मैं बिलीव नहीं करता। मैं क्या बोलता हूं मालूम है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को लॉजिक। देखो, तुम लोगों को जितना भी रोकड़ा मिला है ना, रोकड़ा रोकड़ा मतलब कितना पैसा तुम लोगों को मिला, मुझे पैसा मिला नेट सेल कंसिडरेशन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 1 करोड़, नॉट 1.2, बिकॉज मैंने खर्चा भी हुआ। सो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर तुझे 1 करोड़ मिला। तूने री इन्वेस्ट कितना किया? मैंने समझो री इन्वेस्ट किया 30 लाख रुपीज। मैंने 30 लाख रुपीज री इन्वेस्ट किया, तो क्या सीधा मैं 30 लाख रुपीज माइनस करूंगा क्या? नहीं। उन्होंने बोला तूने 1 करोड़ में से 30 लाख रुपीज सिर्फ कितना किया, री इन्वेस्ट किया है। सो मतलब कितना परसेंट तूने री इन्वेस्ट किया? सिर्फ 30%। तो इसके लिए तेरा 54F भी 30% तक ही एग्जाम्पशन मिलेगा। तो 54F भी कितना मिलेगा? 30% तक ही एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब 50 lakhs का 30% कम्स टू 1.3, 15 lakhs। तो 15 lakhs का तुझे क्या मिल जाएगा? एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और तेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 45 लाख। सर ये कैसे किया? हम लोग ने तो फॉर्मूला किया था। फॉर्मूला दिखा था तुम लोगों को, क्या किया था तुम लोग ने? तुम लोग ने किया होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। हम लोग ने वही तो किया। तूने 30 लाख रुपीज री इन्वेस्ट किया था, आउट ऑफ 1 करोड़ रुपीज इसका 30% आया, और यही हम लोग ने किस पे अप्लाई किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच इज 60, विच इज व्हाट, नहीं 50 lakhs। कितना अमाउंट है विच हैज टू बी व्हाट? 15 लाख। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? परफेक्ट है। तो ये अपना कंप्लीट होता है। नाउ और एक चीज है, देखो, इफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इज नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मतलब मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा तो डाल दिया, मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा तो डाल दिया, पर मैंने टाइम पे यूटिलाइज नहीं किया। अगर वो मैंने टाइम पे यूटिलाइज नहीं किया, देन इन दैट केस जो साल में वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का एक्सपायरी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 3 years तूने अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया ना, तो वो साल में तेरा क्या बन जाएगा? वो इनकम बन जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तुम लोग पैसा डालते हो, एंड यू टेक द डिडक्शन अर्लियर, एंड यू से दैट मैं जब भी, मतलब मैं आगे जाके क्या करूंगा? री इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर तूने विद इन द टाइम लिमिट री इन्वेस्ट नहीं किया, तो जब भी वो टाइम लिमिट एक्सपायर होगा, जो दिन में, जो साल में, मतलब वो साल में तुम लोगों को जितना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा अंडर कैपिटल गेन्स। एकदम बराबर। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ।
54H करके नया सेक्शन है, नया मतलब एक सेक्शन है जिसके अंदर उन्होंने बोला एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अक्वायर द न्यू असेट। अभी तुम लोग याद करो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब भी कंपल्सरी अक्विजिशन होता है, तभी क्या होता है, कंपल्सरी अक्विजिशन होता है। वो कंपल्सरी अक्विजिशन के केस में भले समझो कंपल्सरी अक्विजिशन हुआ 22-23 में, पर मुझे पैसा कभी मिला 24-25 में, बराबर। तो जो भी हम लोग देखते हैं ना, टाइम लिमिट टू री इन्वेस्ट करने के लिए कुछ टाइम लिमिट मिलता है, बराबर। तो ये जो री इन्वेस्ट करने के लिए टाइम लिमिट मिलता है, दैट इज यूजुअली फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर से विद इन 2 years और 1 year प्रायर और विद इन 2 years और वो सब, तो ट्रांसफर डेट के आजू बाजू होता है। बट इन दिस केस इधर हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन और इधर मुझे मिला कॉम्पेंसेशन। तो ये जो हम लोगों को टाइम लिमिट टू अक्वायर द असेट है ना, वो टाइम लिमिट टू अक्वायर द असेट फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड, ये डेट जो होगा ना, ये डेट से कंप्यूट किया जाएगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बिकॉज पैसा तो एक्चुअली 24-25 मिल रहा है ना, तो तुम लोग ट्रांसफर डेट से क्यों कंप्यूट कर रहे हो? तो ये उन्होंने बोला सो व्हेन द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन, द टाइम लिमिट फॉर परचेसिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू asset and depositing in the CGAS shall be counted from the date of compensation is received and not from the date of compulsory। जो सेम हम लोग ने 54EC का भी देखा था ना, जो दिन पे स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा वो दिन से 54EC का 6 मंथ स्टार्ट होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड लास्ट फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज टैक्स रेट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? अभी इधर देखो टैक्स रेट में क्या होता है। टैक्स रेट में सबसे पहली चीज समझो, देर आर टू पार्ट्स, नंबर वन लॉन्ग टर्म एंड नंबर टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म के केस में ना, अगेन देर आर टू सेक्शंस। सेक्शन नंबर 112A, देर इज वन सेक्शन, एंड सेक्शन नंबर 112, दैट इज सेकंड सेक्शन। नाउ 112A के अंदर क्या लिखा है? 112A के अंदर लिखा है, अगर तुम्हारा असेट एक लिस्टेड इक्विटी शेयर है, अगर तुम्हारा असेट इज यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, या फिर अगर तुम्हारा असेट है यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो तुम्हारा कोई इंटर के लिए नहीं है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, देन इन दैट केस अगर वो असेट तुम लोग ने बेच दिया होगा, देन इन दैट केस गवर्नमेंट सेज दैट तुम लोगों को रेट लगेगा 12.5% का। ठीक है, और तुम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ओनली अप टू, मतलब नहीं देना पड़ेगा अप टू 1.25 लैक्स, मतलब 1.25 लैक्स पे तुम लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। एकदम परफेक्ट है, चलो ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसमें इंडेक्सेशन मिलता है क्या? नहीं भाई, इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। ओके, और एक नोट है इसमें कि कंडीशन है इसमें, ये जो लिस्ट, ये जो ऊपर मैंने बोला ना, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, तो लिस्टेड नहीं बोला है उन्होंने, उन्होंने क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड। So whenever I mention about security transaction tax, it is assumed that it is going to be listed, of course। ठीक है, एसटीटी शुड बी पेड, नंबर वन। तुम लोगों को इस पे चैप्टर 6A डिडक्शन नहीं मिलता है, बट अगर तुम लोग ने स्पेशल रेट्स का बात किया तो 87A का जो रिबेट मिलता है ना, ये 112A में नहीं मिलता है, बाकी में मिलता है। 112A के अंदर नहीं मिलता है 87A का रिबेट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसके लिए हम लोगों को सेक्शन नंबर 55 आइडेंटिफाई करना पड़ता है फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ओके, उसके बाद इधर आ जाओ सेक्शन नंबर 112 पे। 112 में वो असेट जो 112A में नहीं आते, वो 112 में आते हैं। उन्होंने क्या बोला है, सब लोग ध्यान देना। ओरिजिनल लॉ क्या बोलता है तुम लोगों को मैं बोलता हूं, इधर सब लोग ध्यान दो प्लीज। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक वो हिस्टोरिक डेट है, 23/7/2024। अगर तुम्हारा असेट इसके पहले ट्रांसफर हुआ है तो उस पे लगेगा 20%। ठीक है, और इस पे आएगा विथ इंडेक्सेशन, विथ इंडेक्सेशन। और अगर तुम्हारा असेट 23/7/24 या फिर उसके बाद बिका जाता है, देन इन दैट केस उस पे लगेगा 12.5% रेट। बट इधर तुम लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 मिनट के लिए ये पढ़ना, 1 मिनट के लिए ये पढ़ना।
एवरीबडी अग्रीज? उसके पहले किया तो 20% विद इंडेक्सेशन, उसके बाद में किया तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अभी थोड़ा फोकस करो, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, इफ यू ट्रांसफर प्रायर टू 23,724, इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, 20% टैक्स रेट विदाउट विद इंडेक्सेशन, ठीक है? अगर तूने ट्रांसफर किया है ऑन और आफ्टर 23,724, इधर थोड़ा लोचा लपाटा चालू होता है, ठीक है? तो तूने क्या ट्रांसफर किया है, इट मैटर्स द मोस्ट। नंबर वन, तूने जो ट्रांसफर किया है वो बेचा है लैंड बिल्डिंग और बोथ। क्या बेचा है? लैंड बिल्डिंग और बोथ, विच इज अक्वायर्ड बिफोर 23,724 एंड सोल्ड ऑन और आफ्टर 23,724। तो से दोनों पहले होता तो इधर ही फॉलो होता ना भाई। बट इधर क्या है, तूने बेचा लैंड बिल्डिंग और बोथ, जो पहले अक्वायर किया था पर तूने बाद में बेचा। मतलब घर मैंने 20 साल पहले परचेस किया था और मैं आज बेच रहा हूं 2025 में, फिर 26 में, 26 में, ठीक है? ओके, नाउ इन दिस केस, इफ आई एम एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज अ रेसिडेंट, सिर्फ वो लोगों को एक बेनिफिट दे दिया। मैं कौन हूं? मैं एक इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, वो एक रेसिडेंट है। वो लोगों के पास एक लैंड बिल्डिंग और बोथ था जो पहले परचेज किया था और आज मैं बेच रहा हूं, उनको ऑप्शन मिलता है। इधर मैंने क्या बोला था, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही लगता है। बट अगर मैं एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हूं जो एक रेजिडेंट है, और वो लैंड बिल्डिंग और बोथ जो पहले परचेज किया है और मैं आज बेच रहा हूं आफ्टर, देन इन दैट केस इधर स्ट्रिक्टली 12.5% नहीं है, उसको दो ऑप्शंस मिलते हैं। यू कैन से कि भाई 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्स। वो तुम्हारे हिसाब से देखो विच इज मोर बेनिफिशियल, उसके हिसाब से कर लो, बराबर। बट अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं रहूंगा तो मुझे ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये जेनरिक लॉ विल बी एप्लीकेबल, बराबर। तो इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए और लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ होना चाहिए, जो पहले परचेस किया था आज बेच रहा हूं। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं रहूंगा तो यही लग जाएगा ओरिजिनल लॉ। तो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं रहूंगा तो 12.5% विदाउट इंडेक्स, सिंपल। लैंड बिल्डिंग और बोथ acquired on or after 23,724 and sold on or after 23,724। अरे प्रॉब्लम ही क्या है? अगर 23,24 23,724 के बाद ही परचेस किया और बाद ही बेचा है, तो अगर पहले परचेस ही नहीं किया है तो सब नया ही लगेगा ना, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। यस। उसके बाद अगर कौन सा अदर असेट होगा, अदर असेट, तो अदर असेट के केस में क्या है मालूम है? तू पहला परचेस कर या पहले सेल कर, वो पहले के हिसाब से टैक्स होगा। अगर तूने पहले परचेस किया बाद में सेल किया, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। इधर तुझे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही टैक्स देना पड़ेगा। सो तू पहले परचेस करके बाद में बेच या फिर बाद में परचेस करके बाद में बेच, इधर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही लगेगा। समझो मैंने गोल्ड परचेस किया 10 साल पहले और मैं 2026 के अंदर में गोल्ड बेच रहा हूं, तो भी मुझे इस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बेनिफिट ऑफ जो ऑप्शन है वो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज अ रेजिडेंट एंड वो क्या बेचता है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, सिर्फ इसमें ऑप्शन मिलेगा। अगर ये नहीं होगा और आफ्टर 23/7 बेचा, नो इंडेक्सेशन, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग? इसमें भी कंडीशंस देखो कि भाई चैप्टर 6A डिडक्शन का बात किया तो नहीं मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो भी नहीं मिलता है, ठीक है? अनएग्जॉस्टेड एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है? अभी आ जाओ 111A पे। 111A मतलब क्या? शॉर्ट टर्म का बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के केस में भी 111A है। जो असेट ट्रांसफर्ड है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये छोड़ दिया अभी। जो 112A के असेट्स है वो सेम असेट्स 111A के बन जाएंगे अगर वो शॉर्ट टर्म होंगे तो। सर इधर रेट कितना लगेगा? इधर रेट लगेगा 20%। कितना रेट लगेगा? 20% रेट। और इधर कुछ वो लिमिट भी नहीं है, सो इधर 20% रेट लगेगा एंड चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा, 87A का रिबेट मिल जाएगा एंड बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, ओके। और जो ऐसे शॉर्ट टर्म असेट्स है जो 111A के अंदर फॉल नहीं होते, मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये रिंग है, ये रिंग मैंने एक महीने के अंदर ही बेच दिया। अगर मैंने ये रिंग एक महीने के अंदर ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा और ये नॉर्मल रेट्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। सब लोगों को समझा क्या? यस, ओके। नाउ असेट्स ट्रांसफर जो है वो असेट्स अदर देन 111A, ठीक है? टैक्स रेट क्या होगा?
नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव असेसी। मतलब क्या, अगर इंडिविजुअल होगा तो स्लैब रेट, कंपनी होगा तो 30%, फर्म होगा तो 30%। एकदम बराबर, एवरीबडी क्लियर? चलो ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट करके, सब लोग इधर ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है? एवरीबडी लुक हियर। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर हूं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख है नॉर्मल स्कीम के अंदर। मेरा आईएफओएस कितना है? 2 लाख। 112 का टैक्स जो इनकम आता है वो है 5 लाख। तो इसके अगेंस्ट तो मुझे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलता एनीवेज, तो मैं क्या करूंगा? आईएफओएस के अंदर यूज करूंगा। तो मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख है। तो अदर इनकम अगर बात किया तो सिर्फ 2 लाख है। तो कहना सिर्फ 50,000 रुपीज इज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यस, ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यूटिलाइज कर सकता हूं अगेंस्ट माई स्पेशल इनकम। ठीक है, दिस कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट 112। तो ये जो 5 लाख है, ये 5 लाख में से मैं क्या करूंगा? 50,000 रुपीज माइनस करूंगा। तो 4,50,000 विल बी द इनकम एज पर 112। आईएफओएस का इनकम कितना माना जाएगा? 0। इसको बोला जाता है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मैं इधर और एक एग्जांपल देता हूं। आईएफओएस के अंदर 2 लाख है, 112 ए के अंदर 1 लाख है, 112 के अंदर 3 लाख है और 111 ए के अंदर 2 लाख है ना। हम लोगों को एक चीज मालूम है इसमें कि इनके अगेंस्ट मुझे बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट मिलेगा। तो इधर भी कहने से अनएग्जॉस्टेड 50,000 रहेगा, बराबर। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 50,000 में किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करूं? तो दोस्तों मैं तुम लोगों को बताऊं क्या, इसके लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा सबका टैक्स रेट। 112 ए का टैक्स रेट 12.5%, 112 का टैक्स रेट इज 12.5%, 111 ए का टैक्स रेट इज 20%। तो जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है ना, उसके अगेंस्ट तुम लोग क्या करो? यूटिलाइज कर दो। परफेक्ट, एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट। So this is the concept of unexhausted basic exemption limit. Extremely important point. This benefit of unexhausted basic exemption limit is not applicable to non-resident. ये चीज याद रखना, भूलो मत, भूलो मत, ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? चलो, ये अपना कंप्लीट हो गया। अभी आगे के 5 मिनट। अभी देखो, इधर जो हम लोग ने बात की उसके पहले हम लोग सेक्शन 55 50 डबल ए करते हैं। 50 डबल ए के अंदर बोला है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। ना इस पे ना हम लोग के क्वेश्चन बैंक के अंदर एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमने कवर किया है, वो अच्छे से देख के जाना, वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 50 डबल ए, मतलब ये ऐसा नहीं सब लोगों के क्वेश्चन बैंक में होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। सेक्शन नंबर 50 पे क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, नाउ ध्यान देना, इधर 50 डबल ए में क्या बोला है? कुछ स्पेसिफिक असेट्स के बारे में बात किया है। कौन से असेट्स है? देखो, तुम लोगों को स्पेसिफिकली असेट्स याद रखने पड़ेंगे और उसके डेट्स भी याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड acquired on or after 1/4/23। ओके, अ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर मतलब क्या? इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट से लिंक्ड होते हैं। मार्केट का अगर फ्लक्चुएशन जितना होता है उसके बेसिस पे मेरा बेनिफिट का फ्लक्चुएशन, मतलब बेनिफिट का जो है वो फ्लक्चुएशन बढ़ता है और फ्लक्चुएट होता है बेनिफिट। ठीक है, सो इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है, जो मार्केट जितना फ्लक्चुएट होता है उसके बेसिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है। अब देखो, अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/23 और अ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर और unlisted bond or unlisted debenture which is transferred or redeemed and matures as on or after 23rd July 24। स्पेसिफिकली ये पॉइंट याद रखो। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/23, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर एंड अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर्स विच इज ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23rd July 24। ये डेट याद रखना। अभी सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मतलब क्या? ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें मेजरली जो है ना वो मेजरली डेट में पैसा डालते हैं। अभी देखो, ये म्यूचुअल फंड इधर है फॉर एग्जांपल, ये म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने पैसा डाला, बराबर। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है? इक्विटी एंड डेट में वेरिएशन रखता है। इक्विटी में वो मैक्सिमम अगर 35% डालता होगा ना उसके फंड्स का, मतलब उसके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स वो अगर 35% मैक्सिमम अगर इक्विटी में डालता होगा और मिनिमम अगर 65% डेट में डालता होगा, तो ये म्यूचुअल फंड को बोला जाएगा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, बराबर है।
तो ये अगर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मैंने यूनिट लिया तो ये इधर बात कर रहा है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1423। मार्केट लिंक डिवेंचर मैंने बता दिया, एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स अगर मैंने 23 जुलाई 24 से ऑन और आफ्टर अक्वायर किया। तो ये जो अगर असेट्स होंगे ना, इनसे जो भी मुझे सेल आएगा, सेल मतलब क्या, एफवीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी आंसर आएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज। जस्ट रिमेंबर दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज। ठीक है, गुड पॉइंट, ध्यान रखना। इसके बाद अपना एक लास्ट पॉइंट बाकी रहता है, दैट इज सेक्शन नंबर 55। इसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल गेन्स। सेक्शन नंबर 55 में बोला है कि ऊपर जो हम लोग ने 112 ए के असेट्स देखे ना, 112 ए के असेट्स कौन से थे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, ये जो असेट्स थे, ये असेट्स, ये जो असेट्स थे उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने बोला इफ योर एक्चुअल कॉस्ट, इफ यू हैव अक्वायर्ड द असेट प्रायर टू, इफ यू हैव अक्वायर्ड द असेट प्रायर टू 1/2/2018, तुम्हारा आइडियली क्या होना चाहिए मालूम है, एक्चुअल कॉस्ट। योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल, डोंट रेफर द फॉर्मूला, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी एक्चुअल कॉस्ट और fair market value as on 31/1/2018, whichever is higher। बराबर है, परफेक्ट एकदम। नाउ दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट आया whichever is higher, this amount should not exceed, this amount should not exceed full value of consideration। अंडरस्टैंडिंग। तुम लोगों को एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट समझ है 40 रुपीज, FMV है 120 रुपीज और FVOC है 100 रुपीज। तो मेरा FVOC क्या आएगा, 100 रुपीज का आएगा, माइनस जो कॉस्ट करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विच विल बी 40 वर्सेस 120, विच एवर इज हायर। आइडियली इट शुड बी 120 बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, 100। तो मेरा आंसर कितना बचे। अभी तुम लोग यही चीज फॉर्मूला में डालो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 40, तो मेरा स्टेप नंबर 1 का आंसर आता है 40। दूसरा FMV ऑन ऑन 31/1/18 कितना है 120, एंड FVOC कितना है 100, विच एवर इज लोअर कितना आता है 100। तो ये दिस और दिस विच एवर इज हायर कितना आता है, बट तुम्हारा कितना हो गया डिडक्शन 100। भाई बहुत सिंपल है, एक्चुअल कॉस्ट और FMV लो एंड दैट शुड नॉट एक्सीड योर FVOC, मतलब ऐसा भी इतना भी कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए कि तुम्हारा इधर लॉस आ जाएगा, ये उनको बोलना है इसमें। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो दोस्तों अपना डिटेल्ड रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन इज डन एंड डस्टेड। हम लोग ने एकदम बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा कैपिटल गेन कवर किया है। आई होप तुम लोगों को ये कैपिटल गेन समझा होगा। आई होप इसमें कुछ भी तुम लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ होगा कैपिटल गेन अंडरस्टैंडिंग में। अराउंड हम लोग ने 1 hour 55 minutes के अंदर पूरा कैपिटल गेन कंप्लीट किया। तुम लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी पेशेंट। बट अपना हो गया कंप्लीट कैपिटल गेन्स आज का। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर करना। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, बाय।